हेलो। अध्याय 3 सृष्टि दर्शन है। तो पहला सूत्र हम लोगों ने पढ़ा कि मानव ने सृष्टि दर्शन करने की कामना व प्रयास किया है ना। यथा यानी इसका क्या अर्थ है, तो कहा कि जीव जगत ईश्वर और स्वयं को प्रतिपादित व्याख्यायित करने का प्रयास किया। दूसरा सूत्र है सृजन विसर्जन पोषण शोषण के भेद से सृष्टि दर्शन है। तो सृष्टि दर्शन जो है सृजन और विसर्जन पोषण और शोषण, इस भेद से सृष्टि का दर्शन। तीसरे सूत्र में कहा कि निरपेक्ष ऊर्जा व पदार्थों के सह अस्तित्व में ही सृष्टि का कार्य है। मतलब अकेला निरपेक्ष ऊर्जा से सृष्टि नहीं है और केवल पदार्थ हो निरपेक्ष ऊर्जा नहीं हो तो भी सृष्टि नहीं है। वो कह रहे हैं कि दोनों के सह अस्तित्व में ही सृष्टि दर्शन है। तो इस प्रकार से सृष्टि दर्शन जो है वो सह अस्तित्व में ही सृष्टि का कार्य है। निरपेक्ष ऊर्जा और पदार्थों के सह अस्तित्व में ही सृष्टि कार्य है, सृष्टि का जो कार्य। फिर निरपेक्ष ऊर्जा क्या है, तो कहा कि जो व्यापक रूप में सहज सत्ता अस्तित्व है पर जिसके उत्पत्ति का कारण सिद्ध ना हो उसकी निरपेक्ष ऊर्जा संज्ञा है। व्यापक वस्तु की उत्पत्ति का कोई कारण सिद्ध नहीं होता है और व्यापक रूप में जो सत्ता है, सत्ता के रूप में अस्तित्व है, अस्तित्व यानी है, तो उसको कह रहे हैं कि वो निरपेक्ष ऊर्जा संज्ञा है। निरपेक्ष ऊर्जा शून्य की स्थिति में सर्वत्र व्याप्त है। शून्य का मतलब क्रिया शून्य, क्योंकि उसमें क्रिया नहीं, न श्रम है, न गति है, न परिणाम है, इसीलिए वो नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध है। फिर कह रहे हैं कि जो शून्य का क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा शून्य यानी जो स्वयं में क्रिया नहीं है पर सभी क्रियाएं उसमें समाहित हैं। सभी क्रियाएं यानी ग्रह गोल नक्षत्र तारामंडल सभी कुछ उसी में है, समाहित हैं, आवेशित आवेष्टित और आश्लिष्ट हैं। आवेष्टित, इसको थोड़ा मीनिंग देखना पड़ेगा। आश्लिष्ट यानी ओतप्रोत है, उसी से इसमें तो नहीं, परिभाषा संहिता में नहीं है ना। ठीक, दोनों को मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि उससे ओतप्रोत हैं, संपर्क हैं, उसी में डूबी भीगी घिरी हुई है। उन्हीं को दो और शब्दों से स्पष्ट किया है। आवेष्टित है मतलब उसी से, मुझे लगता है कि निरपेक्ष ऊर्जा से कार्य ऊर्जा मिलने की जो क्रिया है उसको कह रहे होंगे आवेष्टित होना। आश्लिष्ट होना यानी उसी चारों ओर है, उसी में डूबा भीगा गिरा, आश्लिष्ट की शून्य संज्ञा है। फिर कह रहे हैं सापेक्ष और निरपेक्ष भेद से ऊर्जा, ऊर्जा दो प्रकार की है। सापेक्ष ऊर्जा है जो ताप दाब ध्वनि तरंग आदि के बारे आदि के रूप में है, वो सापेक्ष ऊर्जा है। और निरपेक्ष ऊर्जा भेद से ऊर्जा, ऊर्जा दो प्रकार की है ना। तो इसे सापेक्ष ऊर्जा और निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में पहचानना और समझना होता है। सापेक्ष ऊर्जा को पहचानना और जो निरपेक्ष ऊर्जा है उसको समझना है, इसलिए दो शब्दों का उपयोग किया है। क्या है आवेष्टित यानी गूगल पे तो ये दिखा रहा है कि चारों ओर से गिरा या ढका हुआ। हाँ, तो वैसे ही है ना।
सापेक्ष को पहचानना और निरपेक्ष को समझना। निरपेक्ष ऊर्जा समझने में आती है, पहचानने में नहीं आती है ना। पहचानना परस्परता में होता है। तो जैसे हम ताप को हम पहचानते हैं, ऐसा ताप दाब ध्वनि तरंग को परस्परता में पहचानने का क्रिया होता है। और निरपेक्ष ऊर्जा को समझना होता है, क्योंकि वो इंद्रियों से परस्परता में कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है ना। कार्य ऊर्जा सापेक्ष है और व्यापक रूप में निरपेक्ष ऊर्जा नित्य वर्तमान है। सापेक्ष एवं निरपेक्ष भेद से ऊर्जा है, तो मीन्स उसको क्रिया के संदर्भ में बोला है। सापेक्ष एवं निरपेक्ष भेद से ऊर्जा है, मतलब ऊर्जा के दो भेद हैं, दो प्रकार से ऊर्जा को एक सापेक्ष ऊर्जा के रूप में पहचानना है और निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में समझना है। इस तरीके से दो भेद हैं ऊर्जा। तो मैंने पहचानना और समझने का भेद बताया आपको कि जो निरपेक्ष ऊर्जा है उसको समझना ही होता है, वो क्योंकि उसका कोई प्रभाव नहीं है। जो सापेक्ष ऊर्जा होता है वो प्रभाव सहित है, इसलिए उसको पहचानना होता है। फिर सापेक्ष ऊर्जा का परिभाषा दी है। नहीं, कार्य ऊर्जा सापेक्ष है और व्यापक रूप में निरपेक्ष ऊर्जा नित्य वर्तमान है। फिर सापेक्ष ऊर्जा की परिभाषा दी है कि इकाइयों की परस्परता के बिना जिस शक्ति का प्रकटन ना हो वो सापेक्ष ऊर्जा है। प्रकटन हो वह सापेक्ष ऊर्जा है। इकाइयों की परस्परता के बिना, यानी परस्परता में जो शक्ति प्रकटन होती है ना, उसी का नाम सापेक्ष ऊर्जा है। थोड़ा निषेधात्मक भाषा में लिखा है। इकाइयों की परस्परता के बिना जिस शक्ति का प्रकटन ना हो, यानी इकाइयों की परस्परता में जिस शक्ति का प्रकटन हो वो सापेक्ष ऊर्जा है। भाषा इसमें ऐसा क्यों लिखा है कार्य ऊर्जा सापेक्ष? है। कार्य ऊर्जा सापेक्ष ऐसा क्यों कहा? वो तो अलग नहीं। कार्य ऊर्जा यानी कुछ खाना खाने से जो एनर्जी मिलती है, या कोई व्हीकल है उसमें पेट्रोल डालने से जो एनर्जी आती है, हाँ, वो कार्य ऊर्जा है। और सापेक्ष ऊर्जा यानी कि शरीर बने रहना, जो इकाइयाँ पूरी अंदर अलग अलग है, वो सापेक्ष ऊर्जा हो गया। दो इकाइयों के नहीं, हर इकाई देखो ऊर्जा का मूल स्वरूप है व्यापक। व्यापक में होने मात्र से श्रुति है, तो इसीलिए व्यापक निरपेक्ष ऊर्जा होगी। और अभी सापेक्ष ऊर्जा में रिलेटेड हर एक्टिव कोई भी क्रिया एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत जो भी ऊर्जा है वो सब सापेक्ष एनर्जी इज नाइदर कंजर्व्ड नॉर नथिंग। તમે કોઈ પણ ફોર્સ છે અત્યારે ભણો છો ન્યુક્લિયર तरह सापेक्ष समझो क्या है ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन આ બધી सापेक्ष। पेट्रोल नाखो इंजन में एनाથી एनर्जी रिलीज થાય તો એ ક્યાંથી આવે? સાપેક્ષ એક એનર્જી થી બીજી એનર્જી માં કવર તો તમારી જે પેટ્રોલ છે તો પેટ્રોલ વ્યાપકમાં છે એના કારણે પોતે ઉર્જિત હતું, પણ હવે એને બર્ન કર્યું એટલે બીજી એક ઉર્જાને એ બંનેનું મિક્સચર કરીને એમાંથી નવી ઉર્જા ઉત્પન્ન થઈ। એટલે એ રીતે જુઓ તો કોઈ પણ કાર્ય ઉર્જા થઈ તો એ સાપેક્ષ ઉર્જા થઈ અને એકબીજાના રેફરન્સથી પ્રભાવિત। અને એમાં એનો તમે જો ને पेट्रोल ऊर्जा है कि पेट्रोल में ऊर्जा है ना? पेट्रोल में ऊर्जा है, पेट्रोल ऊर्जा नहीं है ना, पेट्रोल में ऊर्जा है। सापेक्ष ऊर्जा। ओ અને સાપેક્ષ ऊर्जाનો તમે ડેફિનેશન વાંચો। नीचे इकाइयों की परस्परता के बिना जिस शक्ति का प्रकटन ना हो वह सापेक्ष ऊर्जा है। मतलब कि वो अगर दो है तभी वो सापेक्ष ऊर्जा पहचान में नहीं आएगी, अकेले नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक अकेला गोला कहीं रख दे तो वहां पर ना आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पहचान में आएगा, ना इधर आपको कोई फोर्स पहचान में आएगा, कोई फ्रिक्शन पहचान में आएगा, कुछ भी पहचान में नहीं आएगा। दो आएंगे तब मालूम पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में ये हुआ। आगे और स्पष्ट किया है उन्होंने, भौतिक रासायनिक वस्तुओं की परस्परता में, भौतिक रासायनिक वस्तुओं की परस्परता में अथवा परस्परतावश प्रकट होने वाली
शक्ति है, जैसे दबाव, तरंग व प्रभाव को सापेक्ष ऊर्जा- जैसे दबाव, तरंग, प्रभाव को सापेक्ष ऊर्जा के रूप में पहचाना जाता है। ताप, ध्वनि, विद्युत भी सापेक्ष ऊर्जा है। ताप भी इकाइयों की परस्परता में ही पैदा होता है ना, ध्वनि भी और विद्युत भी। तो पहले कहा कि दाब, तरंग और प्रभाव को सापेक्ष ऊर्जा, और बाद में कहा कि इसमें ध्वनि, विद्युत और ताप भी सापेक्ष ऊर्जा है। ये ठीक हो गया, ये स्पष्ट हुआ? यस भाई, ये स्पष्ट हुआ। भैया यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सापेक्ष शक्तियों में दबाव यानी प्रेशर, तरंग यानी वेव, मतलब ठीक है कि और प्रभाव, तो प्रभाव मीन्स कौन से प्रभाव की बात? ये 3 प्रभाव हैं, ताप, ध्वनि और विद्युत। ताप, ध्वनि और विद्युत, हीट, साउंड और इलेक्ट्रिसिटी। वेव्स ध्वनि में आ गए। वो तो कौन से वेव है उस पर डिपेंड करता है। पहले ये तो ध्वनि आई, तरंग तो दबाव, तरंग, ताप, ध्वनि, विद्युत, हाँ। ये 5 हो गए। भैया लाइट क्या होगी फिर? तरंग हो गए। तरंग और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का कॉम्बिनेशन। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी हो। एक तरंग यानी इलेक्ट्रॉन्स एमिट था। प्रकाश ऊर्जा है कि नहीं? हैं? प्रकाश ऊर्जा है कि नहीं? प्रकाश क्या है? क्या है प्रकाश? प्रकाश ऊर्जा में आता है कि वही ना, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन ही है ना। पार्टिकल थियरी? ना તમે અત્યારે તમે જુઓ તો સૂર્યથી અહીંયા પ્રકાશ આવે છે, કેટલી વસ્તુ આવે છે, ઇલેક્ટ્રોન નો મીડિયમ છે, नहीं तो तरंग थी ना। ના લાઈટ એ વેવ છે કે એ પેલું છે, પાર્ટિકલ છે, ફોટોન છે, એ તો હજુ સુધી તમને નહીં, છે જ કહી નહીં. શકું છું. એ છે જ નહીં, લાઈટ આ તો તો બંને reflection થિયરી ચાલે છે કે ભાઈ અત્યારે નવે ફોટોન પણ છે, પાર્ટિકલ વેવ થિયરી પણ છે. એરના પાર્ટિકલ પરનું રિફ્લેક્શન છે ને લાઈટ. સ્પેસમાં લાઈટ કઈ રીતે આવે? નટ સ્પેસમાં ના હોય. અહીંયા અહીંયા આવે ત્યારે જ દેખાય, વચ્ચે space માં ટેમ્પરેચર અહીંયા ગરમ અહીંયા જ લાગે. વચમાં ના લાગે. ઓર્બિટમાં ના લાગે. इसका करना भी ये नहीं था। पता ना क्यों। ये क्लियर करेंगे, है जी? आप क्लियर करेंगे। देखते हैं बाबा जी ने कुछ तो किया ही होगा। कुछ नहीं चलता है, आधा नहीं चलता है, पूरा हर इकाई प्रकाशित है, ऐसा बोला बाबा जी। हर इकाई प्रकाशित है, वो परावर्तन हर इकाई प्रकाशित है और तप्त बिंब की इकाई ताप संज्ञा है। तप्त बिंब का परावर्तन प्रकाश है। क्या बोला है? आएगा आगे, नहीं आएगा तब अपन फिर विचार करेंगे, ठीक है। निरपेक्ष ऊर्जा के बिना पदार्थ में मूल चेष्टा और पदार्थ के बिना निरपेक्ष ऊर्जा का परिचय नहीं है। देखिए दोनों का परिचय यही सह अस्तित्व है ना। तो कह रहे हैं कि निरपेक्ष ऊर्जा यदि नहीं है तो मूल चेष्टा नहीं है। मूल चेष्टा यानी श्रम गति परिणाम नहीं। श्रम गति परिणाम जो है वो मूल चेष्टा, उसी को मूल चेष्टा कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि यदि पदार्थ नहीं है तो निरपेक्ष ऊर्जा का परिचय नहीं, पहचानेगा कौन? मूल चेष्टा भैया ऐसा नहीं है कि कोई भी पदार्थ जो है वो ऊर्जित है व्यापक में होने मात्र से। तो जो ऊर्जा मतलब जो इनिशिएशन मतलब जो व्यापक में होने मात्र से ऊर्जित है, उसकी वजह से जो श्रम या तो जो उसके अंदर क्रिया है वही मूल चेष्टा है कि फिर श्रम गति परिणाम पूरा मूल चेष्टा कहेंगे। नहीं, अब जो क्रिया है, क्रिया में 3 हिस्से है ना, श्रम है, गति, परिणाम है। आप जब क्रिया कहते हैं तो क्रिया में 3 कंपोनेंट है। कोई भी क्रिया बिना श्रम की नहीं है, उसमें गति भी है, परिणाम भी है, इसलिए क्रिया है, वही मूल चेष्टा है। नीचे लिखा भी श्रम गति परिणाम की सम्मिलित क्रिया ही मूल चेष्टा है। अगला लाइन में लिखा है ना, जैसे
व्यापक वस्तु में से भीगी हुई है, प्रकृति व्यापक वस्तु से भीगी है, तो भीगी होने से ऊर्जा संपन्न है, ऊर्जा संपन्नता से बल संपन्नता, तो बल संपन्नता से ही चेष्टा है श्रम गति परिणाम के रूप में, है ना। तो इसलिए ऊर्जा संपन्नता से बल संपन्नता ही श्रम के रूप में है, उसी से गति है, परिणाम है। फिर आगे लिखा वातावरण के दबाव से मुक्त परमाणु की क्रिया, मतलब जो सापेक्ष कोई सापेक्ष ऊर्जा की वजह से अगर कोई क्रिया है तो उसके अलावा वातावरण के प्रभाव से मुक्त परमाणु में जो क्रिया है वही मूल चेष्टा है, वही श्रम गति परिणाम। श्रम गति परिणाम वातावरण के कारण से नहीं है, है ना। श्रम गति परिणाम उससे मुक्त है, तो परमाणु में श्रम और गति और परिणाम तीनों पहचानने में परमाणु के मुक्त परमाणु की क्रिया को जब कहते हैं तो श्रम गति परिणाम के रूप में जड़ चैतन्य प्रकृति सहज प्रमाण वही क्रिया मतलब तीन चीजों का श्रम गति और परिणाम का सम्मिलित। हाँ, लिखा ही है ना, श्रम गति परिणाम की सम्मिलित क्रिया है, परिणाम का अविभाज्य वर्तमान की क्रिया है। ठीक है, इनको भी सेपरेट किया जा सकता है। ये भी अलग अलग नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि श्रम एक चीज है, गति दूसरी चीज है, परिणाम तीसरी चीज है, क्योंकि जो परिणाम है वही श्रम है। तो श्रम और गति से परिणाम है, गति और परिणाम से श्रम है, परिणाम और श्रम से गति है, ऐसा। तो ये निरंतरता के अर्थ में ये तीनों साथ साथ ही रहते, इसलिए क्रिया निरंतर है और इसीलिए श्रम गति परिणाम भी निरंतर है। तो कोई क्रिया ऐसी नहीं है जिसमें श्रम नहीं है, केवल गति और परिणाम है। कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसमें केवल गति है, कोई ऐसी नहीं है केवल परिणाम है, ऐसा नहीं। तो श्रम गति परिणाम की निरंतरता के रूप में क्रिया है और इसीलिए लिखा है कि वो अविभाज्य वर्तमान है ना, सम्मिलित क्रिया है। संपूर्ण पदार्थ अपनी परमाणविक स्थिति में सचेष्ट है, सचेष्ट है ना, श्रम गति परिणाम से हाँ, क्रियाशील है, सचेष्ट है, इसलिए स्पष्ट होता है कि उन्हें ऊर्जा प्राप्त है। ये जो बाबा जी ने इन्फ्रेंस निकाला है, इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें ऊर्जा प्राप्त है। जिस ऊर्जा से समस्त पदार्थ अपने परमाणविक स्थिति में सचेष्ट हैं वही निरपेक्ष ऊर्जा है, यानी परमाणुओं को जो प्राप्त ऊर्जा है उसको कह रहे हैं कि निरपेक्ष ऊर्जा है ना। फिर इसके बाद ऊर्जा परमाणुओं के परस्परता में जो ऊर्जा पैदा होती है उसको अपन ताप ध्वनि आदि बोल रहे हैं, उनकी परस्परता में वातावरण, तब वो सापेक्ष ऊर्जा है। जैसे परमाणु या अणु आपस में टकराते हैं तो ध्वनि पैदा होता है, उनमें संघर्षण होता है तो ताप पैदा होता है। विद्युत किसको कह रहे हैं? विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या वस्तु है? इलेक्ट्रिसिटी वस्तु रूप में क्या है? चुंबकीय बल जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन है या वाइब्रेशन है, तरंग है? इलेक्ट्रिसिटी तो वाइब्रेशन है। चुंबकीय धारा विखंडित होना, आवेश पूर्वक विद्युत द्वारा रूप में प्रवाहित होना। इकाई में देखा है विद्युत ऊर्जा परिभाषा से, मतलब चुंबकीय बल इसको प्रभाव भी है, उसमें इलेक्ट्रॉन जैसा नहीं होता। नहीं, हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बना रहा है। इलेक्ट्रॉन की गति है ना। नहीं, उसमें भी क्या है? एक तो वो प्रभावित અને બી ડાયરેક્શન ઉલટી છે પણ ચાલતું આવે ચાલતું આવે. આ ચીજ નહીં मालिकुलर वाइब्रेशन है ना, मालिकुलर वाइब्रेशन।
परमाणु में तो वाइब्रेशन होगा नहीं ना, होगा परमाणु में नहीं होगा। परमाणु के बीच में जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो बॉन्डिंग है उसी में वाइब्रेशन होता है, उसी को अपन विद्युत कह रहे हैं ना, उसी का विखंडन भी होता है। चुंबकीय धारा का जो विखंडन होता है ना, जब अपन मैग्नेट की एक धारा है और जो टरबाइन घुमाते हैं वो अपोजिट दिशा में घुमाते हैं ना, तो उसके कारण से जो मैग्नेटिक धारा है वो टूटती है, वही उसी का प्रवाह है जो तरंग के रूप में रहता है, इसीलिए झटका लगता है ना। ठीक है, ये ऐसा ही है ना, आप लोग साइंस वाले हैं। ये तो ऐसा ही है। तो संपूर्ण पदार्थ अपनी परमाणुविक स्थिति में सचेष्ट है ना, श्रम गति परिणाम के साथ है ना। इसलिए स्पष्ट होता है कि उन्हें ऊर्जा प्राप्त है। जिस ऊर्जा से समस्त पदार्थ अपने परमाणुविक स्थिति में सचेष्ट है उसी को निरपेक्ष ऊर्जा, वह ही निरपेक्ष ऊर्जा है। उक्त रीति से पदार्थ एवं निरपेक्ष ऊर्जा का सह अस्तित्व सदा सदा अविभाज्य रूप में होना सिद्ध होता है। ये स्पष्टीकरण में बाबा जी बता रहे हैं। फिर आगे कहा कि मानव सुदूर विगत से वर्तमान तक परमाणुओं में पाई जाने वाली क्रियाशीलता के लिए मूल स्रोत के संदर्भ में अज्ञात रहे हैं। विगत से मतलब बहुत सैकड़ों साल से, कि भाई परमाणुओं की जो क्रियाशीलता है उसका मूल स्रोत क्या है। जैसे परमाणु अंशों की ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, जो हेजिनबर्ग है उसने तो यही कहा कि वो साइंस के लिए मिस्ट्री है, उसका मूल स्रोत नहीं पता लगा है ना विज्ञान को भी तो बाबा जी ने है। अब यहाँ सारा अस्तित्व विधि से स्पष्ट हुआ। अब यहाँ से अस्तित्व विधि से, इससे पूर्व में भी नहीं पता है, मतलब फिलॉसफी भी नहीं डिफाइन कर पाई। किसी ने स्वयंभू कह दिया है ना, स्वयंभू। हाँ, तो स्वयंभू के रूप में ऐसे ही जो विज्ञान ने उसको ये कह दिया वो है, बस है, कारण नहीं पता है। जो पार्टिकल फिजिक्स में फिर जो हेजिनबर्ग का जो काम था उसमें उन्होंने कहा कि वो मिस्ट्री है, रहस्य है। जैसे इलेक्ट्रॉन में कोई चार्ज है तो क्यों है चार्ज, कहाँ से आया चार्ज, है ना, तो उसका जो स्रोत है वो पता नहीं। वो यहाँ से अस्तित्व विधि से उसके स्रोत को स्पष्ट किया है कि व्यापक वस्तु जो है निरपेक्ष साम ऊर्जा है, उसी में डूबे भीगे गिरे हुए होने के कारण से सभी परमाणुओं को ऊर्जा प्राप्त है, ऐसा है। सत्ता रूपी ऊर्जा के अस्तित्व को निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में स्वीकारा गया है। किसमें, सह अस्तित्व विधि से, है ना, क्योंकि इसे हम परमाणुओं की क्रिया के मूल में पाते हैं। और क्यों कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसको हम परमाणुओं की क्रिया के मूल में पाते हैं, क्योंकि उसी के कारण से परमाणु में सचेष्टता है जो श्रम गति परिणाम की निरंतरता के रूप में है। यह निरपेक्ष ऊर्जा सर्वत्र एक सी रहने के कारण इसे साम ऊर्जा संज्ञा है। सत्ता से रिक्त और मुक्त क्रिया सिद्ध नहीं होती है। और फिर कह रहे हैं सत्ता ही व्यापक है, शून्य ही निरपेक्ष ऊर्जा है और शून्य ही सत्ता है, इस तरीके से। तो शून्य, निरपेक्ष ऊर्जा, व्यापक, साम ऊर्जा, ये एक ही वस्तु के नाम है। ये ठीक हो गया, आगे बढ़े। फिर आगे है निरपेक्ष ऊर्जा एवं पदार्थ में इतना अंतर है कि निरपेक्ष ऊर्जा हर काल, हर स्थान, हर वस्तु में व्याप्त है। हर काल, स्थान व वस्तु में व्याप्त है। निरपेक्ष ऊर्जा ना हो ऐसा कोई स्थान व वस्तु प्राप्त या सिद्ध नहीं है, परंतु पदार्थ ना हो ऐसा स्थान है।
ऐसा काल सिद्ध नहीं। पदार्थ का प्रत्येक अंश ऊर्जामय है। स्थान का परिभाषा दिया है। संपूर्ण स्थान तो व्यापक वस्तु ही हुआ है ना। यहाँ पे काल मीन्स क्रिया की अवधि है ना। हाँ। लेकिन क्रिया की अवधि जो है वो मैंने कहा कि क्रिया निरंतर है, इसीलिए अवधि जो है वो गणना मात्र है ना। ऐसा नहीं है कि एक क्रिया पूरी हुई दूसरी शुरू हुई, ऐसा नहीं होता है ना। क्रिया तो निरंतर बनी रहती है, केवल हमारी उपयोगिता के लिए हम गणना करते हैं उसकी। ये स्टॉप नहीं हो रहा है, सब गतिमान है तो हैं? क्रिया चालू ही रहेगी। क्रिया ही है, काल तो अपने आप में कोई वस्तु ही नहीं है। काल कोई वस्तु नहीं, क्रिया ही है। नहीं तो अभी क्या बता रहे हैं क्रिया की अवधि, तो अभी कोई भी क्रिया को हम खंडित करके उसको एक पर्टिकुलर बोलते हैं, इसलिए उस नहीं। रेफरेंस में उसको खंडित तो हम कर ही नहीं सकते। नहीं खंडित मींस समझने, गणना कर सकते। गणना करने के लिए। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी में घूमती है ना, तो ये एक अवधि हो गई। एक अवधि मतलब जहां से शुरू हुई वहीं पहुंच गई, इसको एक पीरियड बोल रहे हैं ना। फिर पृथ्वी अपनी धुरी से सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये दूसरी अवधि हो गई। तो एक अवधि को हम एक दिन बोल रहे हैं, सूर्य का चक्कर दूसरी अवधि में लगाए उसको एक साल कह रहे हैं। तो इस प्रकार से साल का गणना और दिन का गणना, दो गणनाएं। लेकिन वो तो घूम ही रही है, अनंत काल से घूम रही है, जब से है तभी से घूम रही है ना। इस रूप में उसकी गणना नहीं हो सकती, क्योंकि क्रिया निरंतरता के अर्थ में है। तो आवधिकता जो है वो उपयोग के अर्थ में गणना है, हमको हमारे लिए उपयोगी है वही, मानव के लिए। अब जैसे स्वप्न में है आप, तो स्वप्न में सूर्य की सापेक्षता में आप नहीं है, तो वहां गणना नहीं है, तो वहां अवधि नहीं है और उसका अनुभव भी नहीं है। जैसे यहाँ तो सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, तो हम कह देंगे सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई। तो स्वप्न अपने आप में एक काल ही है, बस स्वप्न काल, उसका गणना नहीं, क्योंकि प्रभाव नहीं। क्योंकि वहां जिस भी विधि से हम लोग गणना करते हैं अभी काल की, तो वहां हमको दिन रात का पता ही नहीं रहता स्वप्न में, तो वहां केवल काल है, स्वप्न काल, सुषुप्ति काल। इसी प्रकार से जो एक क्वेश्चन आता है, ये काम करना ही है, इसका प्रयोजन नहीं है तो क्यों आते क्या चीज है? प्रयोजन ही नहीं है उसका कुछ। किसका? स्वप्न अस्तित्व में प्रयोजन के बिना कोई क्रिया नहीं है, तो फिर क्यों आते हैं? नॉट कंसीडरिंग स्वप्न इज समथिंग रियलिटी और नहीं, स्वप्न रियलिटी है ना, रियलिटी नहीं है ऐसा कैसे? आता है, पर उससे कोई प्रयोजन नहीं बनता। डजंट से एनीथिंग। प्रयोजन भी है ना उसका, क्या है? है? क्या है? प्रयोजन नहीं है। आप 3 दिन जगिए, पता लगेगा तो स्वप्न आते रहते हैं ना। लगेगा कि सोना जरूरी है। प्रयोजन है ना। स्वप्न देखने के लिए प्रमाणित न होने वाली परिकल्पना। हैं? स्वप्न क्या परिभाषा भी दी है? हाँ प्रमाणित न होने वाली परिकल्पना। और आधार विहीन कल्पना। हाँ, वो तो जगे हुए भी स्वप्न होता है, वो जो परिभाषा है ना। ये 2 प्रकार का स्वप्न है, एक जब हम सो गए हैं तब स्वप्न है, और एक हम जाग रहे हैं, सो रहे हैं तब भी स्वप्न है। जैसे कोई सपना देखता ही रहता है ना उसको। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करिए, पहचान जाएंगे आप सपने का प्रयोजन। नहीं है स्वप्न का।
तो जो जब तक हम भ्रमित रहते हैं ना, तो भ्रमित रहते हैं तो ऊट पटांग चलता रहता है हमारे दिमाग। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्वप्न है। क्योंकि उससे स्ट्रेस पैदा होता है ना। जैसे कोई व्यक्ति जो है, जिसको कह रहे हैं कि जो जड़ का स्वभाव है वो निद्रा है, जड़ का जो स्वभाव है वो निद्रा है, जिसको अपन नींद कहते हैं। जीवन का स्वभाव नहीं है निद्रा, चैतन्य का स्वभाव निद्रा नहीं। तो जो हम जड़ में हस्तक्षेप पैदा करते हैं, जीवन में डिस्टरबेंस होता है, उसके कारण से जड़ यानी शरीर में हस्तक्षेप पैदा होता है। उस हस्तक्षेप को सामान्य बनाने की क्रिया निद्रा है। इसीलिए हम जब भी सो के उठते हैं तो एनर्जी फील करते हैं ना, ऊर्जा फील करते हैं शरीर में। हम ज्यादा जगते हैं तो हस्तक्षेप रहता है। तो खैर, और सोचिए, मैंने तो एक ऑप्शन आपके सामने रखा, अपन और सोच सकते। तो स्थान का परिभाषा है व्यापक सत्ता अथवा शून्य। एक एक वस्तु सत्ता में समाई हुई है। स्थान को दो तरीके से परिभाषित किया है। एक तो व्यापक वस्तु के रूप में स्थान है, क्योंकि सभी आकाश गंगाएं, सभी ग्रह गोल नक्षत्र, सौर व्यू सब एक ही स्थान में है, जिसको अपन व्यापक वस्तु कह रहे हैं ना। दूसरा है कि पदार्थ का जो विस्तार जो है वो भी स्थान है। जैसे इस घर का स्थान कितना है, तो ये घर जहां तक फैला है। पेड़ का स्थान कितना है, पेड़ का जहां तक विस्तार है। स्थान का मतलब पदार्थ का विस्तार बराबर स्थान। और सभी पदार्थ जिस रिक्त स्थली में है वो पूर्ण स्थान, जहां सभी पूरा पदार्थ जिसमें। तो फिर कहा कि पदार्थ के संगठन अथवा अवस्था भेद से ही पदार्थ की मात्रा एवं रूप की अवधियां हैं। पदार्थ का विस्तार बराबर स्थान मतलब ये उसको थोड़ा प्रिसाइज करो। कोई भी, जैसे पेड़ का फैलाव विस्तार जहां तक है, शरीर का स्थान कितना है, शरीर का जहां तक विस्तार है वही शरीर का स्थान है। तो उसके अलावा शरीर इस कमरे में स्थान कितना है, जितना इस कमरे का विस्तार है। ऐसा इतना ही, ऐसा ही होगा ना। नहीं समझ में नहीं आया। हम कहेंगे इस कमरे में स्थान कितना है, जगह कितना है, तो इस कमरे का जितना विस्तार है, लंबाई चौड़ाई के रूप में जितना विस्तार है उतना स्थान है। तो वो पदार्थ का स्थान होगा ना भैया। हैं? वो पदार्थ का स्थान मतलब जैसे ये कमरे का स्थान, ये कमरे का बाउंड्री के बराबर है। हाँ लेकिन जब सिर्फ स्थान की बात कर रहे हैं तो पूरा व्यापक वस्तु की बात कर रहे हैं। हाँ, जब पूरे स्थान, पूर्ण स्थान, तो संपूर्ण पदार्थ जो है जिस जगह पर है, जहां पर है ना, वही स्थान है उसका। और कोई भी वस्तु का जितना विस्तार है वो उस वस्तु का स्थान है। जैसे इस टेबल का स्थान कितना है, तो जितना है, हाँ हाँ, रोकता तो कुछ नहीं, क्या जगह भाषा है वो रोकता। रोकता नहीं है ना। इसको आप सरका दीजिए कहीं भी, कहाँ रोक रहा है, कोई नहीं रोकता है, जहां तक उसका विस्तार है। एक एक शब्द हम बोल, जैसे मान लो ये नीचे खाली है ना, तो ये स्थान नहीं है। इसका स्थान जहां तक इसका विस्तार है, वो थोड़ी वहां पे ये टेबल का स्थान नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप उस स्थान में कोई दूसरी वस्तु रख सकते ऐसे। अच्छा, ये भाषा सही है कि ये टेबल का स्थान
इतना है, मतलब जितना ही इसका क्या बोलते हैं कि जितना इसका विस्तार है। विस्तार, तो व्यापक वस्तु का स्थान व्यापक है, मतलब ऐसे भाषा बनती है कि फिर व्यापक वस्तु की स्थान कैसे है? व्यापक सत्ता अथवा शून्य स्थान क्या है? तो व्यापक सत्ता अथवा शून्य, एक ये परिभाषा बनती है। क्योंकि वो विस्तार में नहीं है, वो तो व्यापक है। इसीलिए जितनी भी वस्तुएं हैं सब उसी स्थान में, इसीलिए कहा कि स्थान की दो परिभाषा है। एक जो व्यापक वस्तु के रूप में स्थान है ना, और एक जो है पदार्थ का विस्तार बराबर स्थान, पदार्थ का विस्तार। जैसे गांव का विस्तार गांव का स्थान है ना, ऐसे ही घर का विस्तार बराबर घर का स्थान। फिर कहा कि पदार्थ के संगठन और अवस्था भेद से ही पदार्थ की मात्रा एवं रूप की अवधियां हैं। ठीक है, पदार्थ का संगठन भेद मतलब भैया ये कह सकते हैं कि उसके अंदर कितने अंश है? हाँ वही तो मात्रा है। हाँ, तो पदार्थ के संगठन तथा अवस्था भेद से, संगठन तथा अवस्था भेद से, अवस्था मतलब प्राणावस्था, पदार्थ अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, चार अवस्था की बात हो रही है। तो पदार्थ के संगठन मतलब कि वो जो भी इकट्ठा हुए हैं उसमें भेद से ही पदार्थ की मात्रा। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि परमाणु है और अणु है। अणु क्या चीज है? अणु दो परमाणु, दो से अधिक परमाणुओं का संगठन है, तो वो भेद हो गया, परमाणु और अणु में भेद हो गया। ऐसा रसायन क्या है? तो दो या दो से अधिक अणुओं के योग से जो बनता है उसको कह रहे हैं कि वो संगठन से जो बनता है वो रसायन है। तो संगठन के भेद के आधार पर पदार्थ का अध्ययन है या पदार्थ को पहचानते हैं, और पद के आधार पे, अवस्था भेद के आधार पे। तो इसमें मूल रूप में क्या बदलता पदार्थ में? तो वो कह रहे हैं मात्रा और रूप। पदार्थ में मात्रा यानी अंशों की मात्रा, परमाणुओं की मात्रा, अणुओं की मात्रा, संख्या। सांख्य का परिभाषा ये है, संख्याओं का सम्यक प्रकाशन ही सांख्य है। सांख्य मतलब पूरा अस्तित्व सांख्य है। सांख्य यानी संख्याओं का सम्यक प्रकाशन है। कितना सोचा होगा लोगों ने। आप देखिए भाई, हर परमाणु क्या है? तो अंशों का जो संख्या है उसका सम्यक प्रकाशन जो है परमाणु। संख्या ही तो है ना अंशों का संख्या। तो जितने भी पीरियडिक टेबल में जितने भी परमाणु हैं उसमें मूल रूप से क्या बढ़ रहा है? अंश बढ़ रहे हैं, बस संख्या बढ़ रही है, और उस संख्या के बढ़ने के कारण से उनमें रूप परिवर्तन हो रहा है। इसमें देखिए ना, ऐसे जो संगठन और अवस्था भेद से मात्रा रूप, वैसे गुण और गुण धर्म स्वभाव का भी वो चेंज होगा ना। अभी अवस्था भेद, अभी मात्रा को हम समझने जाते हैं तो पता लगता है कि मात्रा रूप गुण स्वभाव धर्मी है। ओके, उसमें अभी फिजिक्स में हम लोग मात्रा को केवल ये कह रहे हैं अंश, मॉलिक्यूलर वेट जिसको कहते हैं, एटॉमिक वेट बोलते हैं। एटॉमिक वेट यानी जो एटम के पार्टिकल्स हैं उनकी संख्या के आधार पे, उनकी संख्या को गणना करके कह रहे हैं कि ये उसका एटॉमिक वेट है। वही मात्रा है, उसी को मास कह रहे हैं। तो यहाँ पे मात्रा मीन्स रूप, बाबा जी मात्रा को उससे आगे कह रहे हैं, है ना। वो कह रहे हैं कि रूप गुण स्वभाव धर्म सहित मात्रा है हर परमाणु में। मतलब है समझ में नहीं है मात्रा मतलब केवल जो है पार्टिकल बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है ना, उसके साथ उसका रूप भी परिवर्तन हो रहा है, रूप गुण भी बदल रहा है, स्वभाव भी बदल रहा है, धर्म भी बदल रहा है। मीन्स जैसे भी कोई भी परमाणु में जो चेंज होता है तो उसमें ये वो अवस्था और संगठन से ही डायरेक्टली उसमें
रूप गुण धर्म स्वभाव में चेंज हो जाता है। इसलिए मात्रा जो है, मात्रा को यदि हम इवन प्राण अवस्था में ही अंदर देखेंगे तो भी उसमें चेंज होगा। हाँ, क्योंकि क्वांटिटी वो सब चेंज होगा तो उसका रूप गुण धर्म स्वभाव चेंज होगा। नहीं तो फिर हम पदार्थ की मात्रा एवं रूप की अवधियां है, उसका मतलब क्या है? मतलब जो रूप परिवर्तन है तो मात्रा के आधार पर रूप परिवर्तन, जैसे एक अंश बढ़ गया तो रूप बदल गया, तो वही अवधि है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग शरीर की अवधि कहते हैं कि ये युवा है और ये वृद्ध है और ये जो है प्रौढ़ है, ये बच्चा है, बाल है। तो बाल अवस्था तो क्या बदल रहा है, उसका पहचान क्या है? रूप की अवधि है ना, एक रूप बदल गया है ना, प्रौढ़ जो है वृद्ध हो गया, उसका शरीर का रूप बदल गया। उस रूप में हम कह रहे हैं कि भाई ये काल है, ऐसा बाल्यकाल है, युवा अवस्था है, यौवन काल है, ऐसा। तो क्या परिवर्तन हो रहा है? कुछ क्रिया में परिवर्तन हो रहा है और कुछ रूप में परिवर्तन हो रहा है। अवधियां मतलब क्या होता है भैया? अवधियां अवधि यानी उसकी पीरियड, जब क्रिया एक नया रूप ग्रहण कर लेती। मतलब मैं अंग्रेजी ऐसा में समझ तो रहा हूँ, period, इसमें हैं? बात ऐसे हो रहा है कि जैसे समझो कि मीथेन है CH4, ठीक है, तो वो C2H6 में अगर कन्वर्ट हो गया तो उसमें मात्रा चेंज हो गई, उसका रूप भी चेंज हो गया। तो अभी उसकी अवधि जब तक गुण भी चेंज हो गया, तो जब तक वो मीथेन है तब तक वो मीथेन है, और उसकी अवधि कहाँ है तब तक वो मीथेन है। फिर जैसे ही वो चेंज हो जाता है या तो अवधि फिर मात्रा, समाप्त हो गई। तो अवधि समाप्त हो गई, उसमें मात्रा चेंज हो गई, या तो फिर उसका रूप भी चेंज हो गया, जो रूप भी। भी और वो change। किस वजह से चेंज हुआ? तो या तो संगठन उसका बदला, या तो फिर उसकी अवस्था बदल गई। बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो कह सकते हैं अवधि की self-made। बात कर रहे हैं ना, तो वो रचना की सीमा पे रचना जो भी समझ में आया? आपको आया समझ में? क्या समझ में आया? हिमांशु भाई ने क्या समझाया? कोई भी पदार्थ होता है तो उसका किसी और पदार्थ के साथ जब वो केमिकल रिएक्शन मतलब चेंज होता है या रासायनिक प्रक्रिया से, तो तब उसका रूप गुण स्वभाव सब चेंज होता है। सब चेंज हो जाता। तो जब तक वो एक अवस्था में बना रहता है, यानी एक रूप गुण स्वभाव धर्म में बना रहता है, वही अवधि है उसकी। जैसे पेड़ की अवधि क्या है? पेड़ की अवधि तो बीज से लेके बीज बनने तक ये पेड़ का अवधि है। अवधि क्या है? इसके बाद बीज के बाद फिर अगली अवधि शुरू हो जाएगी, बीज की परंपरा है। यानी बीज से फिर पेड़ हो गया तो वो परंपरा हो गई। शरीर की अवधि कितना है? जन्म से मृत्यु तक शरीर का अवधि है। हाँ, जैसे अभी दवा क्या है उसमें बोलते हैं अवधि, उसका सेल्फ लाइफ होता है। 3 साल के बाद ये डेट खत्म हो गई, वो उसका सब काम नहीं है। रफली समझने के लिए एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट अवधि थोड़ी। अवस्था चेंज था એટલે ધર્મ ચેન્જ થઈ જાય ને કાકા? आपने ये जो बोला बच्चा है, धर्म चेंज ना। बड़ा हो मैंने गया। कहा कि नहीं બધામાં उसके परोक्ष में क्या बोला? તો ધર્મ चेंज થાય, દરેક વસ્તુ બધું चेंज ना થાય, પશુ चेंज स्वभाव धर्म ही मूल रूप से परिवर्तन है ना, रूप और नहीं भाई, ह्यूमन लाइफ में क्या होता है? अवधि क्या होती है? कहीं तो चेंज जैसे था, बड़े कहीं हो ना गए। एक मिनट, एकदम सुनो। ધર્મ સૌથી ચેન્જ। इवन अवधि ने पर जो ना, तो आई थिंक रचना जिनके बीज को भी हम अवधि बोल सकते हैं, उसको वैसे भी हम बोल सकते हैं कि सपोज बीज से वृक्ष बना तो वो भी एक अवधि हो गया, रचना का चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से देखें तो वो भी एक अवधि है। जैसे बीज अंकुरित हो गया, जब हाँ, तक तो अंकुरित वो भी नहीं एक हुआ अवधि तब तक बीज एक अवधि है, हाँ बीज की अवधि खत्म हो गई जब अंकुरित हो गया, अंकुरित हो गया। हाँ और फिर वो पेड़ की अवधि पेड़ की अवधि शुरू, तो पेड़ कहाँ खत्म हो गया? जब बीज बन गया। तो बीज से बीज तक जो है पेड़ की अवधि, वही रचना का विस्तार भी है। रचना क्या है? अवधि के रूप में ही रचना का विस्तार।
बाबा जी हिंदी में सब समझा देते हैं ना, लोग सोचते हैं हिंदी कमजोर भाषा है, हर चीज जो है हिंदी में समझाई जा सकती है। लोग इसी के कारण से तो अंग्रेजी को अडॉप्ट किए, हिंदी में पूरा नहीं बैठता है, पता लग रहा है अंग्रेजी में पूरा नहीं बैठता। अंग्रेजी तो भैया उसके लिए अडॉप्ट किए क्योंकि वर्ल्ड वाइड लोग चल रहे हैं उस होड़ में, वरना अंग्रेजी से तो ज्यादा समृद्धि है अपनी हर भाषा। हाँ भाषा समझ उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ मतलब जैसे अपने यहाँ पर स को सही पढ़ा जाता है, अपने यहाँ पर स को सही पढ़ा जाता है, वहां पर च लिखना है तो के लिखेंगे या सी लिखेंगे, प्रश्न उठ जाता है। वो नॉलेज के बारे में कहते हैं, नॉलेज है, नॉलेज को हम लोग कहते हैं कनाऊ लद। KNOW कनाऊ है ना, फ्यूचर के फुटूरे, नेचर को नटूरे। ऑनेस्ट को ऑनेस्ट। तो ऐसा ही है, थोड़ा क्वेश्चन मार्क तो है ही। इंग्लिश ज्यादा डिफिकल्ट है। जिस भाषा में जितने ज्यादा शब्द हैं वो भाषा में उतना ही बड़ा भ्रम है। जिस भाषा में जितने शब्द हैं, ज्यादा शब्द आपको ज्यादा भ्रमित करते हैं, इसलिए थिसॉरस बनता है ना उस भाषा में। थिसॉरस का मतलब है कि एक ही रियलिटी को बताने के लिए 50 शब्द हैं। तो अब 50 शब्द हैं तो लोग मनमाना उपयोग करते हैं उसका, कोई शब्द यूज करता है, कोई का। फिर थोड़े कोई भाषा विज्ञानी होते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा माइन्यूट अंतर करते हैं। वो परंपरा तो समझती नहीं है, वो माइन्यूट अंतर केवल भाषा विज्ञानी समझता है, बोलने वाला समझता नहीं। तो इसीलिए आप डिक्शनरी खोलो, डिक्शनरी में क्या रहता है, मीनिंग थोड़ी रहता है, पर्यायवाची शब्द रहते हैं। तो फिर वो पर्यायवाची शब्द को कहते हैं कि एक ही रूट के वर्ड है। अब एक ही रूट के यदि वर्ड है तो सब रूट में जितना भी क्रिया है वो सब अलग अलग है। तो कुछ भी, तो इससे पता लगता है कि सारी भाषा परसेप्शन की भाषा है, वस्तु इंगित नहीं होती, परसेप्शन ही बनता है, बस इतनी। फिर आगे कहा कि समस्त पदार्थ ठोस, तरल और विरल यानी वायु के रूप में उपलब्ध है। इन अवस्थाओं में पदार्थ तात्विक यौगिक और मिश्रण के रूप में प्राप्त है। तात्विक यानी परमाणु संगठन के रूप में तत्व है। एक ही परमाणुओं का जो संगठन है वो तत्व है। जैसे लोहा तत्व है ना, ऑक्सीजन भी तत्व है, एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन भी तत्व है, सब तत्व है। चाहे वो ठोस हो, तरल हो, विरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी यौगिक है। हाँ, जब दो अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो वो यौगिक हैं और मिश्रण है। मिश्रण यानी भैया समझो कि पानी में शक्कर घोल दी, मिश्रण डाल दो, या तो फिर पानी में नमक डाल दो। हाँ, वो मिश्रण वो यौगिक नहीं है। यौगिक नहीं है वो। योग में नया यौगिक जो है नया आचरण ले लेता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन से आप सांस ले सकते हो, लेकिन पानी सांस नहीं ले सकते हो। पानी में ऑक्सीजन है तो सांस नहीं ले सकते। ये ऑक्सीजन ले, पानी नहीं लेता। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन એનો લીંબુનો ટેસ્ટ આવે છે, ખાંડનો ટેસ્ટ આવે છે, પણ કંઈક એવું થઈ જાય લીંબુ ખાંડનો માંથી કંઈક નવો ટેસ્ટ બની જાય તો એ સંયોજન पानी में माछली श्वास ले सकते પણ એ ले तो ऑक्सीजन જ છે ને, डिसॉल्व। हाँ, अच्छा, एक प्रश्न है कि खीर जो है वो यौगिक मिश्रण आके बताएंगे क्या है, बताइए। खीर जो है यौगिक है, मिश्रण है?
खीर में क्या क्या मिश्रण आता है, है? मिश्रण। मिश्रण ही है। आप खीर से चावल निकाल सकते हो, चावल। खीर से आप चावल निकाल ही नहीं सकते, खीर से दूध भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो दूध बनेगा ही नहीं। आपकी कुछ भी विधि अपना, पानी से नींबू भी वो कोई नई चीज बन गया है, वो नई चीज, नया उसका तासीर हो गया है। खीर का तासीर दूध का तासीर नहीं है, ना चावल का तासीर है, वो एक अलग था। उसमें अभी उसको निकाल नहीं सकते वो तो- तीसरी वस्तु बन गया है। खीर बन गया, खीर। नहीं, नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। अभी अपने पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम सेपरेट नहीं कर पाते, लेकिन वो अपना आचरण तो बनाए रखते हैं। जैसे शक्कर है, अपना आचरण बनाए रखती है खीर में, दूध है, अपना आचरण बनाए रखता है, चावल है, अपना आचरण। हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते, वो अपनी टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन। देखिए, दूध में से आप शक्कर निकाल सकते हो, यदि आपने शक्कर घोली है, आप उस शक्कर को निकाल सकते कैसे? हो, है ना। जैसे पानी में ही शक्कर समझो घोल लिया तो नींबू डाल दिया, तो उसमें हाँ। से मैं नींबू कैसे निकालूं? नींबू नहीं, नींबू का रस निकाल सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं, नींबू का रस वापस कर सकते हैं, डिस्टिलेशन विधि से। कौन सी विधि? डिस्टिलेशन, वेपराइज। जैसे नमक घोल दिया तो पानी नमक को तो भाप समझ कर, में आता है, नमक का कुछ नहीं होता, उसको पानी को उबाल दो तो नमक रह जाएगा। दूध में से खीर नहीं निकलता। तो अभी वो भी प्रोसेस जैसे डिस्टिलेशन प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस हमको पकड़ में नहीं थी तो पकड़ में नहीं आई, इसलिए कह रहे हैं। बाकी तो कभी आ सकती है ना। अभी भैया आप अगर बोल देंगे ना तो लोग पाउडर बना देंगे उस दूध का। उसमें से बाद में शक्कर भी निकाल देंगे, हैं? पाउडर बना देंगे, पाउडर बना देंगे खीर के दूध का, और उसमें से शक्कर निकाल देंगे, पानी ऐड कर देंगे, बोल के दूध आ गया। और जो बचेगा कहेंगे कि ये चावल है, ये चावल। इसका वापस चावल बना दे। वो रूप हो जाएगा, लेकिन उसमें चावल नहीं रहेगा ना, चावल का गुण नहीं रहेगा, और दूध का गुण भी नहीं रहेगा। मतलब आपने उसको ड्राई करके उसमें से निकाल लिया और फिर उससे दूध बना दिया, लेकिन वो दूध का गुण नहीं। स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिक्स हो जाएंगे चावल की। हाँ, होगा ना, पॉसिबल। हमारे लिए मिश्रण अच्छा। तो बाबा जी ने ऐसी वस्तु को विपाक बोला, विपाक, ये विपाक क्रिया है। ये विपाक तो ऐसा ये confusion था ना? जो योगिक ना एग्जांपल आपको એટલે મિશ્રણ हैं? ક્લિયર થશે। हाँ, तो खीर विपाक हो गया है। हाँ, चेंज हो गया। ઓક્સિજન પોતે સળગી જાય એને ભેગું કર્યું તો પાણી એવું થઈ ગયું Water કે ઉભું એવું હોય. નવાનું આપણે. ચલી. એટલે ત્યાં આનો આખો એનો રૂપ ગુણ સ્વભાવ ધર્મ આપણને तात्विक योगी को मिश्रण तीनों चीजें समझ में आ गई हैं। કોઈ પણ પ્રોસેસમાં તમે જુઓ તો એનો એ task ના બોલો. પણ એનો એમની કરીએ છીએ. એમ તો એ વસ્તુ હોમથી કેવી રીતે થાય આ વસ્તુ આ દરેક વસ્તુનું જે ગુણ છે એ વસ્તુ પાછી તમે એનો અલગ ના 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 એને ફરીથી અલગ રીતે એક્સપ્લેન કરું કે ચલીએ. આમાં શું છે, મિશ્રણ અને યોગિકના વચ્ચે ફરક એટલો છે કે બે વસ્તુ ભેગી કર્યા પછી, બંને વસ્તુ ભેગી કર્યા પછી બંને ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી પોતપોતાનો ગુણ એ મેન્ટેન રાખે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, શુગર છે, શુગરને તમે અત્યારે પાણીમાં નાખો તો એ તમને ગળ્યું જ લાગે, એ ગળપણ ડાયલ્યુટ થઈ જાય છે પાણીના લીધે, પણ એ રહે છે ગળ્યું જ, એટલે એનો મતલબ કે ધેટ ઇઝ અ મિશ્રણ. હવે તમે એને સેપરેટ કરી શકો છો, નથી કરી શકતા, ઓલ ટુગેધર ડિફરન્ટ સ્ટોરી છે. હવે જ્યારે આપણે સમજો કે આની વાત કરીએ છીએ ને યોગિક ક્રિયા, એટલે તમે સમજો કે લોખંડને કાટ લાગવો, લોખંડને કાટ લાગે છે ત્યારે એ યોગિક ક્રિયા થાય છે. યોગિક ક્રિયા કઈ રીતે થાય છે કે ઓક્સિજન છે એ અત્યારે ટોટલી ઓલ ટુગેધર ગાયબ થઈ જાય છે ત્યાંથી. સમજો તમે એવું કન્સિડર કરો, એક કન્ટેનર છે જેના અંદર થોડો જ ઓક્સિજન છે અને ત્યાં આગળ મેટલ છે, તો એ ઓક્સિજન બધો ખવાઈ જશે, તો પછી ત્યાં ઓક્સિજન જ નથી, બરાબર, ઓક્સિજન નથી, તો ઓક્સિજન ક્યાં જતો રહ્યો? તો હવે તમે ઓક્સિજન, તમે એને બીજી યોગિક ક્રિયાથી ઓક્સિજન સેપરેટ કરી શકો, બટ એ ઓક્સિજનનું મૂળભૂત અત્યારના લેવલે અસ્તિત્વ જતું રહ્યું. બીજી વસ્તુ આયરનનું પણ થોડું એ રીતે કરાય વાત કે એમાં સપોઝ લોખંડ છે અને હવે લોખંડનો કાટ છે, તો લોખંડની જે એની શક્તિ ને જે તાકાત હતી એની એ કાટમાં એ નથી, કાટમાં નથી, એનો ગુણ જતો રહ્યો એમ. એટલે એ રીતે એટલે એ રીતે કહેવાય છે યોગિક મિશ્રણ. અને એ બંનેને અત્યારે ડાયરેક્ટ સેપરેશન અત્યારે નથી, પણ પેલા ગુણ ટોટલ ચેન્જ થઈ ગયા, પેલામાં ગુણ ચેન્જ નથી થતા, આટલો ફરક છે. બંનેનું બોલીને આચરણ ચેન્જ થઈ જાય. હા, સબ્જી સબ હા કરેક્ટ. હવે એમાં સ્પાઈસી એકદમ તીખું નાખી દીધું. હા
ગળ્યું ઓછું થઈ ગયું ઓછું નહીં એમને તમને બે Total taste નહીં રહે. હવે તીખું પણ એકદમ નથી. હવે તમે ખાઓ તો શું તમને ડાયાબિટીસ થાય? હવે ગળ્યા શ્રેણી ગળ્યું તો એના થાય જ ને. ના થાય પણ એક વાત છે, જો હવે પાણી હોય ને એમાં આપણે મીઠું નાખીએ તો પાણીનું પોતાનું અલ્કલાઇન છે અને વેરી ગુડ સોલ્ટ ઇન એ સારી એટલે શું કહેવાય અલ્કલાઇન એ ન્યુટ્રલ છે જે અત્યારે અલ્કલાઇન થઈ જશે. અલ્કલાઇન ન હોય અલ્કલાઇન તો પાણીનો ગુણ અલ્કલાઇન છે એ જ્યારે મીઠું જેટલું થાય તો એસિડિક થઈ જાય નહીં પાણી પણ તો એનું again એમાં પાણીમાં જ આ થઈ શકે છે એને પાછું આપણે ડિસ્ટિલ કરીએ ને એટલે કે વરસાદમાં આપણે મીઠું બનાવીએ તો એનું પાણી ઉડી જાય પાછું મીઠું રહી જાય પણ બધા પ્રોડક્ટમાં આવું નહીં થાય પછી ચૂંટો ભાગ એ બનાવી ચૂંટામાં કેરી નમક મીઠું મરચી બધા પાછું આવે છે તો એ અલગ આપો વિષય છે. નહીં, એ પાછું બધું એ નહીં જોવાનું આપણે ચેન્જ થાય છે કે નહીં એનો સ્વભાવ એનું આચરણ એ જ હોય. હા તો એ તો પણ દરેક વસ્તુ પાછું થાય. આવો ક્ષમતા છે. એનો ગુણ છોડતું નથી એમ વાત એ હા, છે. સૌથી મેઇન મુદ્દો જો એ છે. મિશ્રણને અહીંયા આગળ છે ને પરિભાષા વાંચું કે હા, એ આગળ વિજાતીય પરમાણ્વિક અથવા વિજાતીય એટલે અલગ અલગ જાતિના વિજાતીય પરમાણ્વિક અથવા અણ્વિક એટલે પરમાणु का तो अणु मल्टीपल भेगा થાય છે બે अलग अलग जातिना समूह का ऐसा गठन जिसमें सभी अपने अपने आचरण को बनाए रखते हैं આ મિશ્રણ છે. એટલે અહીંયા આ શબ્દથી આ વાસ્તવિકતાને પકડાવવાનો ટ્રાય એટલે આ જ છે એમ actually. અહીંયા હવે જ્યારે મિશ્રણ સમજીએ એટલે એટલું સમજવાનું કે ભાઈ પોતાનું આચરણ બનાવીને છૂટું પાડવું એ છે ને એ પરિભાષા આ જે શું કહેવાય પરિચય શિબિરમાં હું એક્ઝામ્પલ આપ્યો ને એના રેફરન્સની વાત છે પણ એક્ચ્યુઅલીમાં રિયાલિટીમાં આ છે. એ અલગ પ્રશ્ન છે. तो सजातीय परमाणु समूह के गठन को तात्विक संज्ञा है और यदि विजातीय परमाणु या विजातीय अणु संगठित होते हैं तो उसको मिश्रण कह रहे हैं जिसमें वो अपने अपने आचरण को बनाए रखते हैं. और यदि दो या दो से अधिक प्रजाति की वस्तुएं यानी परमाणु या अणु निश्चित अनुपात में मिलकर अपने आचरण को त्याग कर अन्य प्रकार के आचरण को प्रस्तुत करते हैं उसको यौगिक जैसे है ना. और अभी साइंस એટલે ने કે भी यही હીરેના compound હોય. साइंस ने भी यही નહીં બની જાય. है साइंस में भी यही डेफिनेशन जैसे पेट्रोल को जलाना ये भी करते यौगिक क्रिया क्योंकि हैं। उसमें से सब्जी बनाते और वो कॉपर या उसमें बनाते उसमें जो केमिकल प्रोसेस हो गया और जो फूड पॉइजनिंग होता है तो वो यौगिक हो गया क्योंकि वो उसमें उसका गुण पूरा चेंज हो गया. एक और अंतर बता रहे हैं बहुत ही अच्छा अंतर बता रहे हैं कि यौगिक में रासायनिक भौतिक दोनों परिणाम होते हैं मिश्रण में केवल भौतिक परिणाम होता मतलब रासायनिक और भौतिक दोनों परिणाम होते हैं है. यौगिक में मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर भी चेंज था અને બધું આખું રાસાયણિક કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ भी બદલે એટલે કોઈ પરમાણુ નવા ના બને. ખાલી ફિઝિકલ ટેક્સચર ચેન્જ થાય કલર ચેન્જ થાય કે ઉપર એની જે સુગર છે એનો ગુણ ચેન્જ નથી ગુણ ચેન્જ નહીં થાય કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ ચેન્જ નહીં થતી નહીં એટલે નવા પરમાણુ કેવું ના બને નવા અરે પરમાણુ ના બધા કેમિકલ પ્રોસેસ થઈ બને. હતી Physical process નું આચરણ change. रासायनिक परिणाम का क्या मतलब. रासायनिक में वो मतलब भैया मैंने बताया ना ऑक्सीजन और आयन इकट्ठा होके मतलब काट बन जाता है फेरस ऑक्साइड जंग लग जाता है वो। आयरन ऑक्साइड. हाँ तो आयरन ऑक्साइड वही फेरस ऑक्साइड तो हाँ। वो फेरस ऑक्साइड अल्टीमेटली एक रसायन है कि उसमें रासायनिक प्रक्रिया होगी भौतिक में क्या है कि मतलब दो मिक्सचर हो रहा है सिर्फ और कुछ नहीं हो रहा है मतलब उन दोनों के रेफरेंस में जैसे नमक और पानी को मिलाना हाँ हाँ तो वो तो सिर्फ हाँ वो तो फिजिकल केवल भौतिक उसमें परिणाम है. सिर्फ भौतिक परिणाम और यहाँ रासायनिक परिणाम है. रासायनिक तथा भौतिक भौतिक तो उसमें शामिल ही भौतिक तो है ही. हाँ, भौतिक तो दोनों में आए अब भौतिक એટલે फेरस ऑक्साइड બદલેગી ને એની ક્વોન્ટિટી બદલેગી બધું तो બદલેગી यौगिक ના ના રાસાયણિક रासायनिक भौतिक कई यानी एलॉय होगा ना एलॉय રાસાયણિક રિએક્શનના કારણે ફિઝિકલ ટેક્સચર भी બદલેગી मिश्रणी हो एलाय यानी मिश्रणी हो. मिश्र धातु को उसको वापस छूटा कर सकते हैं. मिश्र धातु ही बोलते हैं. આ તો પરિવાર બદલેગી ને રૂપ અને એનો જે ગુણ છે
खून છે ને એ કેમિકલ ઓક્સિડેશન में वो जो होता है ना છે मिश्रण એ ભૌતિક જીવન फिजिकल असर हुआ કોઈ પણ વસ્તુ છે લોખંડને તમે દબાઈ તો વળી એ ભૌતિક જ કહેવાય એ ભૌતિક પ્રોસેસ થઈ એમ પણ સપોઝ હવે જે આપણું ફેરસ ઓક્સાઇડ બન્યો જે કાટ લાગી ગયો તો એનું તમે ઇવન તમે એનું રૂપ પણ જુઓ તો એ ચેન્જ છે तो इसका मतलब भैया कि कोई भी रासायनिक प्रक्रिया में भौतिक प्रक्रिया तो होती है वो तो रहती है, वो बिना तो उसके होती है। होते हैं। भौतिक प्रॉपर्टी क्या है? ताप, दाब, ध्वनि, तरंग, हाँ। ये सब भौतिक प्रॉपर्टी है, तो वो रसायन में रहती है। भौतिक गुणधर्म क्या है? हाँ, इसीलिए लिखा है कि दोनों परिणाम। फिर आगे का सूत्र है परमाणु के मध्यांश और आश्रित अंशों यानी कणों की संख्या भेद से परमाणुओं की जाति है। जो हम परमाणु की जाति कह रहे हैं, पीरियडिक टेबल में जो है हमने 119 118 वो हमने पहचाना, तो 118 प्रजाति के परमाणु अभी तक पहचाने गए। उसमें एक गठनशील भी है, इसलिए 119 गठन पूर्ण भी है ना 119 हो गए। हैं? बाबा जी की तरफ से तो अपन साइंस वालों से जितना आपने पहचाना उसमें एक जोड़ लीजिए। हाँ, मेंडलीफ ने कम पहचाने थे, उसके बाद और पहचाने। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है आ गया। उसमें कुछ काल्पनिक भी हैं, मतलब जो अभी पहचाने नहीं गए हैं उनके नाम दिए कि ये इतना अंश होने से एक और होना चाहिए। अभी मिला नहीं है, उसमें से कुछ तो मिल गए, कुछ नहीं मिले अभी। खैर, तो परमाणु की जो जाति है उसको कह रहे हैं कि वो अंशों के संख्या भेद के कारण से है ना। और कौन से अंश? जो मध्यांश में और आश्रित अंश, आश्रित मतलब परिवेशी अंश, मध्यांश के आश्रय में। आश्रय क्यों बोला उसको? क्योंकि मध्यांश ही उनको बनाए रखता है ना, एक निश्चित अच्छी दूरी पर बना के। मध्यांश जो है वो उसको एक निश्चित, ना तो अपने पास आने देता है ना उसको दूर जाने देता है, एक निश्चित अच्छी दूरी में बनाए रखता है। ऐसा जोरदार चमत्कार है ना। तो जाति है, अवस्था है और मात्रा का निर्णय भी है, ऐसा कह रहे हैं। परमाणु के मध्यांश और आश्रित कणों की संख्या भेद से परमाणु की जाति, अवस्था और मात्रा का निर्णय होता है। फिर कह रहे हैं कि वायु क्या है, तो कहा कि विरल पदार्थ राशि के नृत्य यानी तरंग रूप में गतिशीलता वायु है, जिनके योग से द्रव एवं ताप का प्रसव है। फिर कहा कि योग द्रव मतलब क्या है? लिक्विड, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन है ना। फिर कहा कि योग का परिवार, अगला सूत्र है योग। मिलन को योग संज्ञा है। योग के दो भेद हैं, एक ऐक्य है और एक सहवास है। ऐक्य का मतलब एक हो जाना, सहवास का मतलब साथ साथ होना, ऐसा। तो सजातीय मिलन की ऐक्य संज्ञा है। सजातीय मिलन तात्विक रूप में, जो तात्विक रूप में परमाणु जब एक हो जाते हैं तभी उसको हम कह रहे हैं ना। सजातीय परमाणु जब एक होके इकट्ठे हो जाते हैं उसको कह रहे हैं ऐक्य। फिर कह रहे हैं जिस योग के अनंतर विलगीकरण संभव हो उसकी सहवास संज्ञा है, जैसे मिश्रण। सहवास के अनंतर
उन्नति की ओर प्राप्त संवेगों की प्रेरणा संज्ञा है। जैसे हम साथ साथ हैं, अभी जो साथ साथ हैं, ये भी सहवास है ना। तो इसमें जो उन्नति की ओर जो प्राप्त संवेग है उसी को प्रेरणा कहते हैं। परस्परता में एक दूसरे से प्रेरित होते हैं। तो सहवास के अनंतर उन्नति की ओर प्राप्त संवेगों की प्रेरणा संज्ञा है, और इसके विपरीत यदि संवेग है तो उसको कह रहे हैं वो प्रतिक्रांति है अथवा ह्रास है। यदि सहवास के अनंतर प्राप्त संवेगों की प्रेरणा नहीं है, उस स्थिति में प्रतिक्रांति है। उसके विपरीत में प्रतिक्रांति है, वही ह्रास है। तो इसलिए सहवास में दोनों स्थितियां होती हैं, ह्रास भी होता है, विकास भी होता है। संवेग यानी संयोग से प्राप्त वेग। जैसे हम इकट्ठे हुए, ये संयोग है ना। इससे जो प्रेरणा ली वो संयोग से प्राप्त वेग है, संवेग है। संवेग के विपरीत जो है वो ह्रास है। धारणा के प्रतिकूल चेष्टा को अथवा समस्या की ओर प्राप्त विवशता को प्रतिक्रांति संज्ञा है। जो जिसकी धारणा है उसके विपरीत यदि चेष्टा है उसको प्रतिक्रांति कह रहे हैं, या फिर समस्या की ओर प्राप्त विवशता, वो भी प्रतिक्रांति। अच्छा, इसमें भैया ये क्वेश्चन था कि हम लोग आगे बढ़ते हैं उससे पहले कि ये योग जो हम लोगों ने डिफाइन करने की कोशिश की, तो योग मिलन को योग संज्ञा है। योग के दो भेद हैं, एक और सहवास। ठीक है, हम लोग एक के जब डिफाइन कर रहे हैं तो उसको ऐसा कह रहे हैं कि सजातीय मिलन। सजातीय मिलन मतलब वो हम लोग परमाणु के लेवल पे थोड़ा बात कर रहे हैं। दोनों लेवल पे, जैसे पानी को पानी में मिला दिया वो एक है, पानी को पानी में मिला दिया एक के है, नमक को नमक में मिला दिया वो सजातीय मिलन की एक के सजातीय। ठीक है। हाँ। और जिस योग के अनंतर विलगीकरण संभव हो उसकी सहवास संज्ञा है। मतलब जैसे मतलब वो नमक साथ और साथ मिर्च को तो है। मिला दिया हाँ। और उसको सेपरेट कर सकते हैं तो सहवास है। हाँ, सहवास। इवन जैसे हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बन गया, उसको अलग कर सकते हैं। तो जब तक वो पानी है सहवास है, अलग कर दिया। तो भाई ऐसा कुछ बस है जिसको अलग नहीं कर सकते, ये दोनों सजातीय भी नहीं है। तो जैसे पानी की बूंद को पानी में मिला दिया, अब उस बूंद को नहीं निकाल सकते, वो तो दूसरी बूंद निकलेगी। वो एक हो गया। सजातीय मिश्रण हुआ वो तो। आपने सोने को सोने में मिला दिया, फिर वो जो मिलाया हुआ हिस्सा उसको निकाल नहीं सकते, वो एक है। ऐसा भैया अभी ये आपने जो एग्जांपल दिया कि पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सहवास कहेंगे। सहवास ही है ना, वो एक अवधि के लिए सहवास है। तो मतलब हम लोग ये कैसे पता लगाएंगे कि किसी का विलगीकरण संभव है कि नहीं है? जैसे हम लोग, प्रश्न समझ में आया मेरा कि हम लोग ये कैसे पता लगाएंगे कि किसी का सारा पता लगाने का क्रिया प्रयोग से ही हो। जिस योग के अनंतर मैं विलगीकरण संभव हो, मतलब मैं ऐसा समझ रहा था कि मिश्रण का जो वस्तु होता है ना उससे उसका विलगीकरण हो सकता है। क्यों? कुछ इसका वस्तु- भी तो हो सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भी, हो तो सकता ही है। मीथेन का भी हो सकता है, कोई भी चीज का, सल्फ्यूरिक एसिड का भी हो सकता वो जो है ना वो मिले ही है, सहवास वो का पता। वही है। वो संयोजन क्या है? तो भैया ऐसा कौन सी एसिड वस्तु है को जिसका विलगीकरण संभव यदि नहीं? क्षार से मिला देते हैं तो क्या होता है? एसिड और क्षार को मिला देते क्या किससे मिला देंगे? हैं, एसिड और बेस को मिला दो तो क्या होता है? सॉल्ट प्लस वाटर। विलगीकरण हो गया। उसमें वही हो गया ना, एक एक के ही होगा और एक सहवास ही होगा, वही होगा। जैसे कि देखेंगे तो मूल एटम है वो एक के हो गए, जो भी हाँ। परमाणु जो बेसिक है वो सब एक के हो गए, और बाकी सब- अच्छा, उसको इस रेफरेंस से कह रहे हैं कि अगर सहवास नहीं है तो एक ही होगा।
जैसे मतलब ये कह रहे हैं ना कि हम लोगों का क्वेश्चन बनता है कि जिस योग के अनंतर विलगीकरण संभव हो उसको सहवास कह रहे हैं, तो जिस योग के अनंतर विलगीकरण संभव ना हो उसको क्या कहेंगे? उसको एक ही कहेंगे। इसीलिए एग्जांपल दे रहे हैं कि गोल्ड को गोल्ड में मिला तो गोल्ड ही बनेगा, उसमें से आप वो बूंद नहीं निकाल सकते गोल्ड की। ठीक है, ठीक है। तो पानी को पानी में मिलाया तो कौन सा पानी कहाँ तो मिला? वो बूंद नहीं निकाल सकते। हाँ, वही क्यों? ठीक है, जिस योग के अनंतर विलगीकरण संभव हो उसकी सहवास संख्या है। 1 + 1 1 है, क्यों नहीं है? नहीं ऐसा नहीं, 1 प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही रहता है। आप ऐसे नहीं है। उसको लेकिन यदि 1 + 1 का सहवास है तो वो 2 है। आपने 2 गिलास रख दिए पास पास तो वो 2 है, 1 और 2। एक के तो ज्यादा। भले 1 करके कहें, लेकिन आपने उस गिलास को मेल्ट करके एक गिलास नया बना दिया, वो एक ही है फिर वो एक क्यों हो गया? हाँ मतलब वो भी बात सही है आपकी कि जैसे सहवास और ऐक्य तो वो तो एक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि अगर 2 गोल्ड को बाजू बाजू में रख दिया तो वो ऐक्य नहीं है, हाँ एक क्योंकि वो तो जिस योग के अनंतर विलगीकरण संभव हो उसको मतलब एक चलो अभी एक एक वही नहीं है ना, हाँ? एक नहीं हुआ। नहीं एक नहीं हुआ ना, वही तो बोल रहा हूँ, सहवास है। गरम करके तापमान देंगे। अगर उसको एक डब्बे में अगर 10 अगर आपने समझो कि चने के दाने डाल दिए तो वो सेपरेट हो सकते हैं, वो अलग ही रहेंगे। और उसको पीस के पाउडर बना दिए, तो वो सब घुल मिल गए तो अब एक क्या है? अब वो एक ही हो गया, वो आटा हो गया है ना। चने का आटा चना नहीं है ना। तो बड़ी उसमें से चना नहीं बनता। सहवास के हाँ अभी ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। सहवास के अनंतर उन्नति की ओर प्राप्त संवेग की प्रेरणा, सहवास के बाद मतलब सहवास होने के बाद उन्नति की ओर प्राप्त संवेग की प्रेरणा संज्ञा है तथा इसके विपरीत प्राप्त संवेगों की प्रतिक्रांति संज्ञा है। अच्छा चलो, उन्नति और उसके विपरीत दोनों तरफ अगर कोई नहीं है, जैसे अगर हम लोगों ने चने को आटे में कन्वर्ट कर दिया, फिजिकल चीज की बात करते हैं हम लोग, अपनी तो बात बाद में करते हैं, तो उसमें तो फिर कुछ भी नहीं है ना, फिर उसमें प्रेरणा भी नहीं है, प्रतिक्रांति भी नहीं है, वो सिर्फ पदार्थ है, बना हुआ है। तो सहवास के जैसे हाँ आपने नींबू को नमक में डाल दिया तो क्या नींबू को होगा? नमक में डाल दिया, ठीक है, तो वो नमक से प्रेरणा ले लेगा, है ना। दोनों मिल के, यानी जो सहवासी तो हुआ ना, आपने नींबू और नमक एक शीशी में भर के रख दिया, अचार बन गया, है ना। तो जो नींबू है उसने नमक के गुण को धारण कर लिया और नमक ने नींबू के गुण को धारण कर लिया एक दूसरे के साथ में। तो ये परस्पर सहभाग कहें और प्रतिक्रांति भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए शहद और घी को बराबर मात्रा में मिला दिया तो वो प्रतिक्रांति यानी जहर हो गया। ऐसा है क्या? और क्या, बराबर मात्रा में घी और शहद को मिलाने से जहर बन जाता, दोनों का पोषक गुण खत्म हो गया। तो एक निश्चित अनुपात में कोई चीज पोषक होती है, वही दूसरे अनुपात में शोषक हो जाती है। घी है ना? तो डाली वाला घी मत डालो। આમ તો મોટા ભાગે ભેગું ખાવાનું નહીં પણ રિસ્ક લેને કે નહીં રિસ્ક प्रोफेसर आप ही ना दे दो ये मत भेगू ना करे। लेकिन घी और शहद के अलग अलग अनुपात जो है ना, वो कई औषधियां बनाती है। એટલે એના માટે ઘણી तो ये રીતે मेडिसिन बनाई નથી करता ने वो ના કાકા, મધ કે હળદર થાય આપણે એક્ઝેક્ટ generally સેમ અનુપાત જો હોય ને તો જ એવું થાય. બનાવીએ છીએ. હા, મધ અને લીંબુ હોય. એટલે ઘીમાં શું છે અમુક કેમ તો ઘી સાથે મધ નાખીને અમુક મીઠાઈઓ ને અમુક બને જ છે પણ એ એનો રેશિયો ઓછો હોય એટલે કહેવાનો મતલબ તો એ એક્ઝેક્ટ રેશિયો કેટલો જોઈએ એ ખબર નથી પણ એક સરખું ન લેવાય। अच्छा अभी फिर से प्रेरणा कि जब हम लोग प्रेरणा की बात करते हैं, ठीक है, तो प्रेरणा या प्रतिक्रांति है, जब जागृति की बात करते हैं तो मानव आ जाता है। तो मानव के केस में तो स्पष्ट समझ में आता है कि वो जागृति की तरफ गया कि प्रतिक्रांति की तरफ गया। लेकिन ये सब जो पदार्थ अवस्था की तो वस्तु इसमें है, शोषण पोषण के अर्थ में
इसमें शोषण पोषण है, और वो भी रेफरेंस से होगा। मतलब जैसे मेरे लिए अगर कोई चीज पोषक है तो किसी और के लिए शोषक भी हो सकती है, हाँ, बराबर ना? यह जहर किसी एक आंशिकता में पोषक हो सकता है और एक मात्रा के बाद वो जो है शोषक हो जाएगा। जैसे शरीर में वायु है ना, एक वायु अपान वायु जो है वो शोषक है, प्राण शोषक बोलते हैं उसको, अपान वायु। और प्राण वायु जो है प्राण पोषक है, प्राण का पोषण करती है। दोनों वायु हैं, लेकिन एक जो है शक्ति का शोषण करती है, शक्ति का, और एक शक्ति को बढ़ाती है। बराबर है। तो उन्नति का फिर परिभाषा है कि गुरु मूल्यन की ओर अथवा समाधान की ओर प्रगति ही उन्नति है। और संवेग जो आपने पूछा था यश ने, संवेग का परिभाषा लिखा, संयोग से प्राप्त वेग ही संवेग है। अच्छा देखो भैया, यहाँ पर जो उन्नति का डेफिनेशन दिया है ना, उसमें अल्टीमेटली आ गया कि या तो आप अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था गुरु मूल्यन की ओर अथवा समाधान की ओर प्रगति ही उन्नति है, या तो फिर अगर जागृति की, अगर खुद की एक जर्नी की बात करें तो जागृति की तरफ जर्नी, दोनों ही उन्नति हो जाएगा, मैच हो जाएगा फिर वहां पर। संवेग, संयोग से प्राप्त, संयोग से प्राप्त धारणा, जिससे जिसका विलगीकरण संभव ना हो वह वह उसकी धारणा है, जो चारों पदों में अपने अपनी स्थिति के अनुसार स्पष्ट है। चारों अवस्थाओं में देख लीजिए अभी, तो सबका जो धारणा है वो अलग अलग है ना। पदार्थावस्था का जो धारणा है वो अस्तित्व है, अस्तित्व सहित पुष्टि, प्राणावस्था का अस्तित्व सहित पुष्टि सहित जीने की आशा की धारणा। यानी जीव हो और जीने की आशा नहीं हो तो जीव नहीं है, वो जीव के रूप में धारणा ही धर्म है, धारणा ही। मानव हो, सुख की आशा नहीं, सुख ना हो उसमें, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं। इसलिए सुख धर्मी है। इसलिए कह रहे हैं कि धारणा जिससे जिसका विलगीकरण संभव ना हो, वह उसकी धारणा है जो चारों पदों में अपने अपने स्थिति के अनुसार स्पष्ट है। फिर समस्या क्या है? तो किसी घटना या क्रिया की समझ ना होना ही समस्या, आगे चला ना समझी ही समस्या। आगे चला गया भैया। समस्या किसी भी घटना अथवा क्रिया की समझ ना होना ही समस्या है। हाँ, अथवा कैसे और क्यों का समझ ना आना समस्या है। मतलब कोई घटना कैसे है और कोई क्यों है ना। जैसे अभी भैया ने पूछा कि स्वप्न क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए समस्या है। समझ में आ जाए तो समस्या नहीं है। ठीक है। समाधान का मतलब है किसी घटना या क्रिया के नियम की समझ होना। यदि जो स्वप्न चलता है उसका नियम की समझ है तो स्वप्न भी समाधान है ना। क्या हो जाता है, आगे ऐसे जाना पड़ा। समाधान अथवा कैसे और क्यों की पूर्ति ही समाधान है। फिर लिखा है सहवास में ही प्रेरणा का प्रसव है। प्रेरणा जो है वो सहवास में ही प्रेरणा का प्रसव और अनुभव है, दोनों बातें कह रहे। इसके विपरीत व्यवस्था को प्रतिक्रांति संज्ञा है। नहीं वो भैया गुरु मूल्यन क्या लिखा है? हाँ, गुरु मूल्यन का मतलब है दीर्घकालीन परिणाम या अपरिणामिता। गुरु मूल्यन है दो प्रकार से उन्होंने कहा है कि दीर्घकालीन परिणाम या अपरिणामिता ही गुरु मूल्यन। मतलब अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हो गई तो गुरु मूल्यन हो गया, या तो फिर जागृति आ गई तो गुरु मूल्यन, जैसे मानवीयता आ गई तो गुरु मूल्यन हो गया है ना, दीर्घकालीन। और दिव्य मानवीयता आ गई तो फिर अपरिणामिता हो गई है ना, फिर अब उससे आगे कोई परिणाम नहीं। जैसे परमाणु जो है गठन पूर्ण हो गया, वो अपरिणामिता के रूप में गुरु मूल्यन है, परमाणु का गुरु मूल्यन। ठीक है। फिर लिखा है कि सहवास में ही प्रेरणा का प्रसव है। जो प्रेरणा है वो सहवास में ही है, क्योंकि सापेक्ष और निरपेक्ष स्थितियों का पहचान जो है वो संबंध में ही है।
प्रेरणा का प्रसव है और अनुभव है। इसके विपरीत व्यवस्था को प्रतिक्रांति। यदि सहवास में प्रेरणा नहीं है और उसका अनुभव नहीं है, न्याय धर्म सत्य का अनुभव नहीं है और उससे प्रेरणा नहीं है, प्रेरित नहीं है, तो उस स्थिति में व्यवस्था विवश है, क्योंकि मानव अज्ञान में, अन्याय में, अधर्म में जीना नहीं चाहता, और वो है तो वो विवशता, मजबूरी है ना। उसको प्रतिक्रांति कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि ये जो प्रेरणावादी सहवास से उभय स्वीकृतियां और प्रतिक्रांतिवादी सहवास से उभय विकृतियां हैं। यानी दो बदमाश यदि इकट्ठे होंगे तो दोनों में बदमाशी बढ़ेगी, उभय विकृति, दोनों पक्ष में विकृति बढ़ेगा। और दो अच्छे लोग यदि इकट्ठे होते हैं तो उभय स्वीकृति है, दोनों में कुछ ना कुछ होगा। यदि हम लोग समाधान के अर्थ में इकट्ठे हुए हैं, समाधान ज्ञान के अर्थ में, तो दोनों पक्ष का होगा, है ना। उभय, उभय यानी दो पक्ष भी होता है, उभय यानी सबको मिला के भी उभय पक्षी बोलते हैं। तो उभय स्वीकृतियां, उभय विकृतियां, है ना। अवमूल्यन की ओर जो द्रुत परिणाम या हिरास या समस्या की ओर जो द्रुत परिणाम है, उसी को कह रहे हैं उभय विकृति, है ना। अवमूल्यन की ओर उभय विकृति। द्रुत यानी तेज, हाँ। जैसे जो फास्ट ट्रेन होती है उसको द्रुत ट्रेन, द्रुत गति, है ना, द्रुत यानी। पतन जो होता है ना, वो हिरास जो होता है वो तेजी से होता है, और जो सुधार होता है वो दीर्घ काल, है ना, दीर्घ परिणाम। इसीलिए उभय स्वीकृति लिखा है कि वहां पे द्रुत नहीं लिखा है। गुरु मूल्यन अथवा दीर्घ परिणाम या अपरिणामिता, दीर्घ हिरास तेजी से होता है। फिर लिखा है सृष्टि, सृष्टि यानी ब्रैकेट में लिखा रचना। तो सृष्टि कहाँ से शुरू होगी, जिसको प्राणावस्था कह रहे हैं। प्राणावस्था वनस्पति संसार, जीव संसार, मानव शरीर, ये सब सृष्टि है ना। तो सहवास ही सृष्टि का मूल कारण है। जो भी सृष्टि है, रसायनों के सहवास से प्राण कोशिकाओं का, है ना, इस तरीके से ये सहवास की क्रिया जो है वो सृष्टि का मूल कारण है। सहवास अस्तित्व में अभिव्यक्ति है। सहवास सह अस्तित्व में अभिव्यक्ति। सभी सारा जो सहवास क्रिया है वो सह अस्तित्व में ही होता है। सह अस्तित्व नित्य वर्तमान एवं नित्य प्रभावी है। फिर आगे कह रहे हैं कि संसार में अथवा अनंत संसार में ऐसी कोई इकाई नहीं है जो उत्थान या पतन की ओर गति ना हो, गतित ना हो, क्योंकि गति रहित कोई इकाई नहीं, या तो वो उत्थान की ओर है नहीं तो पतन की ओर। यथा स्थिति नहीं है। यथा स्थिति एक समय तक के लिए रहती है ना, एक अवधि तक, जिसको अपन दीर्घ परिणाम कह रहे हैं। लेकिन दीर्घ परिणाम में भी एक धीमी गति रहती है ना, ऐसा बना ही रहती है। मतलब एक लंबी अवधि तक बना रहता है, एक लंबे काल तक वैसे ही बना रहता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अनंत के लिए मात्र दो ही गतियां हैं, एक उत्थान की और एक पतन की ओर है, और कोई भी ऐसी इकाई नहीं है जो गति से रहित हो, उसमें गति ना हो, केवल क्रिया हो ना, केवल। तो क्योंकि क्रिया गति सहित क्रिया ही होती है, इसलिए गतियां दो ही हैं, ह्रास है या उत्थान या पतन है, या विकास और ह्रास है। इस तरीके से दो ही गतियां हैं। उत्थान नहीं है तो पतन है, विकास नहीं है तो ह्रास है। फिर कह रहे हैं कि जो ठोस पदार्थ राशि के नृत्य यानी तरंग,
ठोस पदार्थ राशि के नृत्य मिश्रण एवं यौगिक विधियों से समस्त रस और उपरस का प्रसव है। ठोस पदार्थ राशि के नृत्य मिश्रण एवं यौगिक से समस्त रस और उपरस का प्रसव है। तो जो भी रस पैदा होता है ना, तो रस पैदा होने के कारण को बता रहे हैं वो कि पदार्थ राशि में जो नृत्य होता है, उसी नृत्य में उदात्तीकरण की क्रिया होती है। उदात्तीकरण पूर्वक जो है रस बनते। फिर कहा कि पदार्थ राशि का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रजाति के रूप में है। एक है मृद यानी मिट्टी, दूसरा है पाषाण, तीसरा है मणि और चौथा है धातु पत्थर। जेम्स, रूबी, डायमंड। क्या भैया उसका वो रस और उपरस है, तो रस और उपरस में क्या difference है? जो ऊपर था ना, ठोस पदार्थ राशि के नृत्य मिश्रण एवं यौगिक विधियों से समस्त रस एवं उपरस है। उपरस का मतलब रस और उपरस, तो रस और उपरस में क्या difference सोचना पड़ेगा थोड़ा। जो सप्त धातुएं हैं उसमें एक धातु को रस बोला है। सारी शरीर रचनाएं जो है सप्त धातु के योग से ही। निश्चित रसों के लिए यौगिक क्रिया के लिए प्राप्त वस्तु है। हाँ? रस को फ्लूइड्स बोल सकते हैं। नहीं सब फ्लूइड्स बोल सब फ्लूइड क्या होता है? इसमें लिखा है क्या? इंग्लिश में ऐसा लिखा है। इंग्लिश वाले सब फ्लूइड क्या है? रसना फ्लूइड की बुझाना, उपरसना सब फ्लूइड्स। ये तो बढ़िया बात है। ये वर्ड्स का ये बढ़िया ट्रांसलेट अच्छा है। ओके ओके। ये वास्तविकता नहीं समझ राकेश गुप्ता है? वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है। नहीं वो राकेश गुप्ता ने लिखा है क्या? राकेश गुप्ता ने ट्रांसलेशन। राकेश नहीं वो कोने की तुमने ट्रांसलेट કોણે કીધું તમને એમાં લખેલું કોણે કીધું એટલે એમને હા લખેલું છે नहीं ये मन खबर છે इंग्लिश ट्रांसलेशन છે बट राकेश गुप्ता કર્યું परिभाषा संहिता में लिखा है क्या? परिभाषा संहिता में देखिए ना क्या लिखा है। उसमें रस का मीनिंग वो लिखा है कि रासायनिक द्रव्यों का तरल स्वरूप चारों अवस्थाओं का सहज वैभव वर्तमान परंपरा हाँ, और दया कृपा करुणा की अविभाज्य अभिव्यक्ति उसको भी रस रस वो वस्तु है जिससे फिर और जिससे कोई रचना बनती है ना। और रस से पहले की जो स्थिति है वो रसायन है। रसायन में जो उदात्तीकरण की क्रिया जब पैदा हो जाती तब वो रस है। और जैसे ही उदात्तीकरण होता तो कोशाएं बनती, प्राण कोशा बन जाती। तो प्राण कोशा की जो मूल वस्तु है वो रस है। ठोस पदार्थ क्या होता है भैया? सॉलिड सॉलिड। तो सीधे सॉलिड तो उसमें ऐसा क्यों लिखा है कि ठोस पदार्थ राशि के नृत्य तरंग ब्रैकेट में मिश्रण एवं यौगिक विधियों से, मतलब सिर्फ ठोस पदार्थ राशि के मिश्रण एवं यौगिक विधियों से समस्त रस एवं उपरस का प्रसव, ऐसा क्यों लिखा है? रस एवं उपरस तो चलो भूल जाओ कि वो ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि पदार्थ राशि लिखना था केवल, क्योंकि ऊपर ये कहा कि पदार्थ राशि 3 स्थितियों में है, ठोस तरल और गैस। आगे के बात नहीं है कि गल बेस तो आगे के जो बात आगे के पे और ताप के जैसे पानी जो है ना फ्लूइड है कि नहीं है? पानी को फ्लूइड बोलेंगे। अच्छा, लिक्विड और फ्लूइड में क्या अंतर होता है? लिक्विड और फ्लूइड वायुમાંથી મિશ્રણ મીન્સ આપણે वायुમાંથી मिश्रण स्नो में से पानी बने तो उनसे पूछ रहा हूँ। तो एમાં
ફ્લુઇડ બને મૂળ આપણે કોમ્પ્રેસ કરીએ તો શું થાય ફ્લુઇડ બને અને એનર્જી છૂટી થાય હવે એનાથી ઉલટું હોય છે કે ભાઈ જેમ આપણું લિક્વિડ હોય તો એમાં તાપ એડ કરો તો એમાંથી ફ્લુઇડ એમાંથી વાયુ બને આગળવાળો પોઈન્ટ એ હતો હવે અહીંયા જે પોઈન્ટ છે કે ભાઈ ठोस पदार्थ राशि के fluid में the fluid is a substance that can flow or deform continuously under shear stress applied. तो जैसे पानी जो है लिक्विड है कि फ्लूइड है, ये दोनों है? पानी दोनों है। अच्छा, लिक्विड का फ्लो करना फ्लूइड फ्लूइड यानी जो फ्लो करता है। हाँ इंग्लिश में क्या लिखा है पूरा वो ठोस पदार्थ राशि के बदले में पानी तो दोनों में है। इसका फ्लूइड अच्छा, हाँ नहीं अभी ये जो लाइन है फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो और डिफॉर्म जैसे पानी के साथ मट्टी बहती है ना, मट्टी भी बहती है, तो मट्टी फ्लूइड है? पता नहीं, देख लीजिए। हैं? बोल सकते नहीं मिट्टी को फ्लूइड थोड़े बोले तो क्या बोले मिट्टी को नहीं हाँ। पानी के साथ मिट्टी बह रही है हाँ तो वो पूरा फ्लूइड रहेगा हाँ, तो वही पूछा वही हाँ, वो fluid। वो तो पूरा फ्लूइड ही और जैसे पत्थर लुढ़क रहा है वो फ्लूइड नहीं है तो तो वो fluid नहीं है। फ्लूइड नहीं है वो तो नहीं है ना वो तो भैया गिर रहा है वरना हम चल रहे तो फ्लूइड है हाँ हम चल रहे तो फ्लूइड है लोग इसको उपयोग करते हैं, मतलब जो ह्यूमन फ्लूइडिटी है ना, नहीं फ्लूइड तो मानव उसको का नहीं बहना। बोलेंगे। मानव यदि एक दिशा में बह रहा है उसको क्या बोलेंगे, भाषा क्या बनेगी? हैं? जैसे हम लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री बोलते हैं, आदमी का केमिस्ट्री। Difference between fluid and liquid. Fluid is a common state of certain substance or type of matter, where liquid is one of the three phases or state of matter. फिर आगे लिखते हैं fluids flow and has some viscosity यानी thickness. Liquid also flows and it has volume but no definite shape. तीसरा इसका है fluids come along for liquids. all liquids are fluids Fluids come along for liquids. मतलब जो लिक्विड है वो तो फ्लूइड है ही जैसे मान लो ये लोहा है, लोहा लिक्विड है फ्लूइड है? लोहे को अगर पिघला दे तो वो फ्लूइड का है वो फ्लूइड है, अदरवाइज वो मर्क्यूरी मर्क्यूरी के फ्लूइड है। A fluid is a substance that lacks rigidity. It cannot resist force. खसू ने भैया Yeah, it is liquid. सभी लिक्विड और गैस फ्लूइड ही है फ्लूइड है ना? Liquids can फ्लो कर मतलब एक ऐसे स्टेट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि जो अपने आप में अपना स्ट्रेस नहीं ले पा रहा है, मतलब जैसे अगर उसको अगर डालेंगे तो वो टेकरा नहीं करेगा, वो बह जाएगा। ठीक है, वो गैस भी हो गया, फिर अभी वो मर्क्यूरी भी हो गया, वो अंदर उसके अंदर लिक्विड भी आ गया, सब आ गया। तो एक मतलब लिक्विड, गैस और सॉलिड, वो तीन स्टेट की बात कर रहे हैं। तीनों स्टेट हैं, ठीक है, तीनों लेकिन तीन पदार्थ में हैं। से दो स्टेट जो है ना वो फ्लूइड में आते हैं। तो जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर गैस भी आ जाता है और लिक्विड भी आ जाता है। हाँ, फ्लूइड में कहने। રસ ઉપરસ એ તો અલગ વસ્તુ છે રસ અને ઉપરસ એટલે હું એને એ રીતે સમજુ છું કે કોઈ પણ वो रस तभी है जब वो किसी रचना को बनाने के रचना को बनाता है और किसी रचना को डिस्ट्रॉय करता है तो उपरस है। मैं तो उसको उस रेफरेंस से समझ रहा हूँ, लेकिन ठोस पदार्थ राशि समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ठोस पदार्थ राशि। मतलब ठीक है, चलो पदार्थ के मिश्रण और यौगिक से समस्त रस एवं उपरस का प्रसव है। अभी समझो कि सबसे पहला रसायन कौन सा है? रस, पानी। तो ये ऐसे कहते हैं तो वो रस है, मतलब जैसे क्यों? क्योंकि वो पूरी लाइफ को या तो उस मतलब वो सहायक है। नहीं वो रस नहीं है, पानी को रस नहीं बोला। रसायन तो सबसे नहीं। पहला वो नहीं है भाई, पानी नहीं है, पहले लावा एक- था अपना प्रकृति की नहीं बात नहीं है। नहीं, उसी में से पानी बना। अभी रस की बात कर रहे हैं भैया। वो भी रस था, लावा है। आप इतना वो मतलब मुंह छुपा के क्यों बोल रहे हैं? आवाज आती है, छुपा नहीं था, मेरा आग लग रही अच्छा, आँख में दर्द हो रहा है। है। मैं कभी मुंह नहीं छुपा देती। तो रस पानी रस नहीं है तो क्या है फिर? तो मतलब रस क्या है? पानी जब पदार्थ राशि के साथ मिलके एक ऐसी स्टेट में जाता है जिससे रचनाएं बनती हैं, तब वो रस है।
रस ही रक्त बनता है। रस, रक्त, मांस, मज्जा, ये सबको मिला के ही तो हम लोग सप्त धातु बोल रहे हैं। उसमें बेसिक धातु जो है शरीर रचनाओं के लिए, चाहे वो प्राण कोशा की रचना, वो रस से ही होती है। जब तक वो रस नहीं बना है, तो इसलिए जब पृथ्वी रसों से समृद्ध हो जाती है तभी उसमें वनस्पति संसार आता है। तो रस जो है, समझ लीजिए कि जैसे हम लोग कोरल को क्या बोलते हैं, जीव है। हाँ, वो जीव है कि जीव नहीं है, वो बीच का स्टेट है ना। एक्चुअली वो रस ही है, कोरल जो बनता है ना, वो रस है। इसमें भी ऐसा है कि मिश्रण के लिए रस यूज किया है और यौगिक के लिए उपरस। नहीं, ऐसा नहीं। अरे बोनी भाई, रस एवं उपरस એટલે अल्टीमेटली मतलब मतलब ठीक है, पानी रसायन है लेकिन वो रस मुझे नहीं है, लगता वो है समझ कि में आ गया, लेकिन रस- अल्टीमेटली बस बात मुझे लग रहा है कि उसी डायरेक्शन में कहने की कोशिश कर तो रहे हैं रस कि को बनाने के लिए जो वस्तुएं हैं उसको नहीं, रस में से आगे वापस बनेगा ना। निश्चित रसों के लिए यौगिक क्रिया के लिए प्राप्त वस्तुएं। निश्चित रसों के लिए यौगिक क्रिया के लिए प्राप्त वस्तुएं। ये मतलब रॉ मटेरियल्स। तो वही अभी मैं कह रहा था कि जो हाँ? वही मैंने ये कहा ना कि जो रसों को बनाने के लिए जो है वो उपरस है, जिससे रस बनता है वो उपरस है। और बाबा जी यौगिक क्रिया जो है ना, तो यौगिक क्रिया का जो वैभव है वो प्राण कोशा से ही शुरू होता है। यौगिक क्रिया का जो वैभव, क्योंकि वो नए आचरण को ग्रहण करता है। ठीक है, वो बोल रहा था ना फ्लूइड और सब फ्लूइड। हाँ, तो यौगिक क्रिया ही जो है वो मानव शरीर रचना तक है। तो इसलिए जो है, जो रस है, तो यदि रस नहीं है तो अभी क्लोज करें भैया। नहीं, इसमें एक भाई देखिए, जैसे अपनी ग्लैंड रहती है, वो अमुक स्राव करती है, फिर वो पर्टिकुलर ग्लैंड में जाती है ना, अगेन समथिंग डिफरेंट। नहीं, हम जो वो आहार ग्रहण करते हैं, वही उसका भी रस। आहार ग्रहण करते हैं ना, तो आंत में जाके वो रस बनाता है। उन रसों को आंत जो है ग्रहण करती है, उससे रक्त बनता है, उसी रस से मांस बनता है, उसी रस से मज्जा बनती है, उसी रस से अस्थियां बनती है, हड्डियां बनती है ना, सब उसी से बनती है। क्योंकि जैसे हड्डियां जो है ना, वो रस इकट्ठा हो गया है हड्डी के रूप में। अभी जैसे पेड़ के अंदर जो पपीता बन रहा है, पपीते बनने की क्रिया है, तो क्या हो रहा है, वो रस इकट्ठा हो रहा है, रस संग्रहण क्रिया के रूप में। ऐसे ही जी ने पाछो रूपांतर કરી रस એટલે लिक्विड, तरल पदार्थ। रस એટલે તો तरल થાય। ठीक है ना। આ તો આમાં બી રસ એટલે લિક્વિડ જ કહેવાય। हाँ, ये ये तो क्लियर લખેલું છે। રસ એટલે લિક્વિડ જ થાય, આપણે જે સમજીએ છે लिक्विड એટલે तरल। હા, लेकिन यदि उसमें रचना का प्रवृत्ति पैदा नहीं हुआ, तब तक वो रस नहीं। मतलब प्राण कोशा बनाने का प्रवृत्ति, उससे पहले तभी वो रस है, नहीं तो रस नहीं। होना चाहिए। तब तक वो कोई लिक्विड है, फ्लूइड है, जो भी कहें आप, वो है, मतलब वो प्रयोजन सही थे, प्रयोजन के साथ है। अगर प्रयोजन नहीं है तो वो रस नहीं। तब तक वो रस नहीं है, तब तक वो भौतिक रासायनिक क्रिया है। मिश्रण यौगिक कुछ भी हो सकता है, भौतिक रासायनिक क्रिया। भौतिक रासायनिक क्रिया से, भौतिक रासायनिक क्रिया में जब प्राण कोशा का क्रिया शुरू हो जाए ना, भौतिक क्रिया है कहेंगे, तो जब रासायनिक क्रिया के रूप में प्राण कोशाओं अवस्था परिवर्तन के रूप में प्राण कोशा आ जाए, तभी रस है। तो रस का जो प्रयोजन है वो प्राणावस्था का प्रकटन है। तो जो पदार्थ राशि में जो नृत्य है, वो नृत्य पूर्वक जो है वो रस तक पहुंचता है। रस में जो उदात्तीकरण क्रिया होती है, उससे प्राण कोशाएं बनती,
प्राण कोशाएं फिर सहवास विधि से इकट्ठी होती है और उनमें उदात्तीकरण होता है, उससे वनस्पति संसार। वनस्पति संसार जो है प्राण कोशाओं का सहवास, और उस सहवास में उसमें जो गुणात्मक जो परिवर्तन है वही प्रेरणा पूर्वक विकास पूर्वक जो है जीव संसार। जीव संसार में भी जो क्रिया है ना, एक शरीर का क्रिया है और एक उसमें जीवन का क्रिया है। तो शरीर के क्रिया में भी जो रस होते हैं, जितने भी रसोप्रस होते हैं, वो निरंतर प्रेरणा ग्रहण करते हुए शरीर में अंग अवयवों का विकास करते हैं, ब्रेन का विकास करते हैं। इस तरीके से रस की भूमिका जो है वो स्पष्ट होती है। आपका ब्रेन बनता कैसे? रस से ही बनता है ना। जो भी शरीर में जितना भी मटेरियल है सब रसों से ही बनता है। हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं वो आहार रस ही पोषण करता है। पोषण भी रस से ही होता है। यदि आहार रस में बदलता नहीं है तो कोई पोषण नहीं होता है। तो हम जो भी खाना खाते हैं तो वो आंत में जाके कुछ प्रकार के सीक्रेशंस होते हैं, है ना, और उससे फिर वो एक रस बन जाता है। वो रस को आंत जो है ग्रहण करती है, तब बाकी की धातुएं उससे विकसित होती हैं ना, या पोषण होता है उनसे। क्योंकि शरीर रचना तो मानव शरीर रचना तो माँ के गर्भ में ही हो जाती। माँ के गर्भ में जो शरीर रचना होती वो रस से ही होती। जो माँ के शरीर का जो रस होता है ना, वो रस से ही शरीर रचना बनती है ना। फिर इसके बाद शरीर बाहर आ गया, तो बाहर आने के बाद आहार विधि से उनका पोषण होता है। तो आहार भी पहले रस बनता है, रस बनने के बाद ही सप्त धातु के रूप में वो शरीर रचना को बनाता है। तो सप्त धातुओं जैसे हार्ट बनता है, हार्ट रस से बनता है ना, मांस के रूप में। तो मांस जो है उसका मूल वस्तु रस है। रस, रक्त, मांस, मज्जा, इस तरीके से अस्थि, और तो इस तरीके से हम सप्त धातुओं को पहचानते हैं शरीर में। तो इन सारी सप्त धातुओं के मूल में जो वस्तु है वो रस है। तो चाहे वो ब्रेन हो, चाहे हड्डी हो, चाहे मज्जा हो, चाहे आंख हो, कोई भी बिना रस के नहीं बनती। जैसे पेड़ का विकास कैसे होता है? वो रसों से ही होता है ना। उसमें जो कैपिलरी जो क्रिया होती है, कैपिलरी क्रिया से रस बहता रहता है, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जाता है ना। जैसे पपीते में इतना सारा रस इकट्ठा हो जाता है ना, तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाता है। तो कैपिलरी पोर्शन और वायु की भूमिका, इन दोनों के योगफल में रस का प्रभाव होता है। उसी से कोई भी रचना बनती है, चाहे वो वनस्पति संसार हो या जीव संसार का शरीर हो या मानव का शरीर हो। तो मानव का शरीर भी रस से ही निर्मित होता है। और रस को बनाए रखने के लिए जो मटेरियल है उनको उपरस कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आंत में जाके रस कैसे बनता है, तो उसमें ग्लूकोज का भूमिका है ना, फ्रक्टोज का भूमिका है। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज के रूप में जो लिक्विड है वो उपरस हो गया। जैसे पेंक्रियास जो सीक्रेशन करता है वो भी रस बनाने की उसको क्रिया को करता है, तो वो उपरस हो जाएगी। ऐसा कोई गटर में भी HCl छूटता है तभी होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे विराम देते हैं, कल अपन आगे का पढ़ेंगे। बढ़िया। और